Hello dear students, my name is Madhulika, Faculty of Chemistry at Resonance, कोटा। आज केमिस्ट्री मास्टर सीरीज के इस सेगमेंट में हम कवर करेंगे चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ये चैप्टर हम लेटेस्ट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं उसका एक ओवरलुक ले लेते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या होते हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। उसके बाद उनका क्लासिफिकेशन, कार्बन CX बॉन्ड, जो CX बॉन्ड है, कार्बन हेलोजन बॉन्ड है, उसकी नेचर को स्टडी करेंगे। आफ्टर दैट प्रिपरेशन मेथड और फिजिकल प्रॉपर्टीज। लास्ट सेगमेंट हमारा केमिकल रिएक्शन और इम्पॉर्टेंट सेगमेंट रहेगा केमिकल रिएक्शन पे। और सबसे लास्ट में हमारे पास जो हमारे सिलेबस में मेंशन है और एनसीईआरटी में है, पॉलीहेलोजेंस कंपाउंड, इनका एक ओवरव्यू हम लेंगे। सो देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। अगर हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन दैट इज एल्केन के इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें बाय द हेलोजन, हमारे पास बन जाएंगे हेलो एल्केन्स। यही अगर हम किसी एरोमेटिक सिस्टम में से हाइड्रोजन को निकालेंगे और उसको रिप्लेस करेंगे हेलोजन एटम से, देन द रिजल्टिंग कंपाउंड्स आर टर्म्ड एज हेलो एरीन। बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन है। द कंपाउंड ऑब्टेन्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एल्केन और एरीन बाय हेलोजन इज टर्म्ड एज हेलो एल्केन और हेलो एरीन। नेक्स्ट सेगमेंट आता है क्लासिफिकेशन, कि क्या होते हैं हमारे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स और उनके कितने टाइप होते हैं। अगर हम उनको ब्रॉडली क्लासिफाइड करें तो हमारे पास दो क्राइटेरिया हैं जिन पर हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, हमारे हेलो एल्केन और हेलो एरीन में कितने हेलोजन प्रेजेंट हैं। अगर उसमें एक हेलोजन प्रेजेंट है हम उसे कैटेगराइज करेंगे मोनो हेलो एल्केन और मोनो हेलो एरीन। दो हेलोजन है, डाई हेलो एल्केन और डाई हेलो एरीन। तीन हेलोजन या तीन से ज्यादा हेलोजन हैं, पॉली हेलो एल्केन और पॉली हेलो एरीन्स। दूसरा क्राइटेरिया जो हम लेते हैं वो है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम टू विच इट इज अटैच्ड विद हाइड्रोजन। ठीक है, तो हेलोजन जो हमारा अटैच है जिस कार्बन से, उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा है उस पे बेस रहेगा हमारा क्लासिफिकेशन। अगर वो कार्बन sp3 है या वो कार्बन sp2 है जिससे हमारा हेलोजन एटम अटैच्ड है। अगर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से हेलोजन अटैच है तो फर्दर हम उनको क्लासिफाइड कर सकते हैं एल्किल हेलो एल्केन्स, एलिलिक हेलो एल्केन्स और बेंजाइलिक हेलो एल्केन्स। क्या होते हैं ये अभी हम देखते हैं। एल्किल इट मीन्स वो किसी एलिफेटिक ग्रुप से, एल्किल ग्रुप से अटैच्ड है। अगर वो कार्बन 1 डिग्री है, 1 डिग्री कार्बन से लगेगा तो 1 डिग्री एल्किल कंपाउंड्स। 2 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है तो 2 डिग्री एल्किल कंपाउंड्स और 3 डिग्री से अटैच्ड है तो टर्शरी एल्किल हैलाइड्स। एलिलिक, एलिलिक सिस्टम होता है हमारा CH2 डबल बॉन्ड C। अगर हमारा हेलोजन डबल बॉन्ड के एडजेसेंट कार्बन से, ये डबल बॉन्ड के कार्बन है, इसका एडजेसेंट कार्बन ये कार्बन है, अगर इस कार्बन से हमारा हेलोजन लगा है, एलिलिक सिस्टम से लगा हुआ है, तो उस हेलो एल्केन को या एल्किल हैलाइड को हम क्या बोलेंगे, एलिलिक हैलाइड। बेंजाइलिक, अगर हेलोजन बेंजाइल ग्रुप से लगा हुआ है तो ये हमारा बेंजाइल ग्रुप है, बेंजीन रिंग के बाद CH2 और उस CH2 के साथ अगर हमारा हेलोजन लगा है तो हम उसको बोलेंगे बेंजाइलिक एल्केन। अब आ जाता है अगर हमारा हेलोजन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से लगा हुआ है, ऐसा कार्बन जो डबल बॉन्ड्स बनाता है, विनाइलिक CH2 डबल बॉन्ड CH, ये हमारा विनाइल ग्रुप है, इसके साथ में हमने हेलोजन लगा दिया तो हमारा हेलोजन किससे लगा हुआ है, डबल बॉन्ड के कार्बन से लगा हुआ है, तो ये है विनाइलिक सिस्टम। और दूसरा टाइप आता है हमारा एरिल सिस्टम, जब बेंजीन न्यूक्लियस से, बेंजीन के कार्बन से डायरेक्ट हमारा हेलोजन लगा हुआ है, इसको हम बोलेंगे एरिल सिस्टम।
तो एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। वंस अगेन, एक हेलोजन अगर अटैच है, मोनो हेलो, 2 है डाई हेलो, 2 3 या 3 से ज्यादा है तो पॉली हेलो कंपाउंड्स। कार्बन जिससे हेलोजन लगा हुआ है, अगर वो sp3 हाइब्रिडाइज है तो उसे 3 कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, एल्किल, एलिलिक और बेंजाइलिक। अगर वो कार्बन sp2 है तो हम उसे विनाइलिक और एरिल में क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है, क्वाइट ही सिंपल टॉपिक है, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। कार्बन और हेलोजन के बीच में ये जो बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड की नेचर कैसी होती है। कार्बन टेट्रावेलेंट है, 4 वैलेंसीज हैं, यहाँ पर डिफरेंट वैलेंसीज उसकी अटैच्ड हैं। हम बात करेंगे सिर्फ इस बॉन्ड की। हमें पता है हेलोजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो कार्बन और हेलोजन के जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ शिफ्ट होंगे, हेलोजन पर शिफ्ट होंगे। तो अगर हेलोजन पर शिफ्ट हैं तो हेलोजन के ऊपर आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड कैसा होता है, पोलर होता है, और इसमें डायपोल मोमेंट शो होगा। तो डिफरेंट हेलो एल्केन्स में और हेलो एरीन्स में कार्बन हेलोजन के बीच का बॉन्ड डायपोल मोमेंट शो करेगा। अलग अलग कंपाउंड में डायपोल मोमेंट की वैल्यू अलग अलग आएगी। सिंपली अगर हम देखें कि अगर ये बॉन्ड CF है, ये Cl है, CBr और Ci, अगर हम इन 4 के बीच में बात करें, CF, Cl, CCl, CBr और Ci, कार्बन का बॉन्ड बन रहा है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ में। तो अगर हम इनकी बात करें तो डायपोल मोमेंट इनमें सबसे ज्यादा शो होता है CCl का। हालांकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मैक्सिमम है, बट साइज ऑफ Cl इज ग्रेटर देन फ्लोरीन। फ्लोरीन के कंपैरिजन में क्लोरीन का साइज क्या है, बड़ा है, इसलिए ये बॉन्ड लेंथ आपकी क्या कर देगी, उस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को कंपनसेट कर देती है, क्योंकि म्यू हमें पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू द डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है वो CF बॉन्ड के कंपैरिजन में ज्यादा है, इसलिए CCl बॉन्ड का डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होता है, और उसके बाद ऑर्डर आता है हमारा CF, देन CBr एंड Ci। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, ये आपका एक क्वेश्चन है क्वाइट इम्पॉर्टेंट, और एक्सपेक्टेड है कि कार्बन और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, इसलिए सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट वही शो करेगा। बट यहाँ पे ध्यान रखना है, फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, कार्बन और फ्लोरीन के बीच की बॉन्ड लेंथ कम है, बट क्लोरीन का साइज बड़ा है इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन। कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने के कारण उनका जो प्रोडक्ट है, दैट इज आवर डायपोल मोमेंट, उसकी वैल्यू स्लाइटली ज्यादा हो जाती है फ्लोरीन से। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट स्लाइटली ये वैल्यू ज्यादा है, इसलिए सबसे पहले आएगा हमारा CCl, देन CF, देन CBr एंड Ci। तो ये आप थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, ये वैल्यू हमें दी हुई है और एक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। उसके बाद एक और बॉन्ड लेंथ पे बेस्ड क्वेश्चन हमारे आते हैं। अभी हमने देखा कि कार्बन हेलोजन के अगर हम बॉन्ड बनाएं तो ग्रुप में नीचे जाने से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हम जैसे ही ग्रुप में नीचे जाते हैं, फ्लोरीन का साइज सबसे स्मॉल है और आयोडीन का साइज सबसे बिग है। तो डेफिनेटली जो CF बॉन्ड लेंथ है वो स्मॉलेस्ट है और Ci बॉन्ड लेंथ जो है वो लार्जेस्ट है। क्यों? क्योंकि आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है, क्लोरीन का साइज छोटा है। तो कार्बन और आयोडीन के बीच की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है Ci में, और इसीलिए बॉन्ड लेंथ का अगर हम ऑर्डर करेंगे, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आ जाएगा आपका CF, देन CCl,
CBr एंड देन Ci। कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड सबसे बड़ा और कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड सबसे छोटा। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, जस्ट रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा। CF बॉन्ड सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दिखाएगा, देन CCl, देन CBr एंड देन Ci। तो Ci बॉन्ड को तोड़ने में सबसे कम एनर्जी लगती है, ये सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप बनता है। नेचर ऑफ CX बॉन्ड के बाद जो नेक्स्ट सेगमेंट हमें कवर करना है एनसीईआरटी में, वो है हमारा प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन। ऑर्गेनिक सेगमेंट में सबसे बड़ा पोर्शन आपका यही आता है डियर स्टूडेंट्स। मैक्सिमम रिएक्शन आपके प्रिपरेशन मेथड्स या केमिकल प्रॉपर्टीज के सेगमेंट में आती हैं। तो यहाँ से हमारा केमिकल रिएक्शंस का सेगमेंट स्टार्ट होता है। एक ब्रॉड आउटलाइन और एक ब्रॉड चार्ट फॉर्म, हम फ्लो चार्ट यहाँ पर देख लेते हैं कि किन किन तरीकों से हम प्रिपरेशन बना सकते हैं। यहाँ पे वही मेथड इंक्लूड किए गए हैं जो आपकी एनसीईआरटी में, लेटेस्ट एनसीईआरटी में इंक्लूड हैं। उसके अलावा के मेथड को हमने यहाँ पे कंसिडर नहीं किया है। इन्हीं पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस हैं टेक्सचुअल एक्सरसाइज और इन टेक्स्ट में, और वही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, हम उन्हीं को कवर कर रहे हैं। प्रिपरेशन मेथड करें तो प्रिपरेशन हमारी दो सेगमेंट में है, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स एंड प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स। हेलोएल्केन्स के प्रिपरेशन मेथड में हमारे पास ब्रॉडली 3 मेथड्स हैं। अल्कोहल से बना सकते हैं, हाइड्रोकार्बन से बना सकते हैं और हेलोजन एक्सचेंज से बना सकते हैं। अल्कोहल के बनाने के लिए हमारे पास अगेन 3 चॉइस रहेंगी। हाइड्रोकार्बन में हमारे पास एल्केन और एल्कीन का सेगमेंट रहेगा। एल्कीन से अगेन 2 मेथड हैं जिनसे हम हेलोएल्केन्स को बना सकते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड HX का एडिशन या हेलोजन्स का एडिशन। हेलोजन एक्सचेंज में हमारे पास 2 नेम रिएक्शन है, फिंकलस्टीन और स्वार्ट्ज रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन और स्वार्ट्ज रिएक्शन के बारे में भी हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। हेलोएरीन्स की बात करें प्रिपरेशन की तो 2 ही मेथड आपके सिलेबस में है, बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरीन्स एंड बाय सैंडमेयर रिएक्शन। तो ये एक ब्रॉड पिक्चर हो गई। वापस से रिवाइज कर लेते हैं। प्रिपरेशन मेथड में हम 2 सेगमेंट लेंगे, हेलोएल्केन्स की प्रिपरेशन मेथड, हेलोएरीन्स की प्रिपरेशन मेथड। हेलोएल्केन्स की प्रिपरेशन मेथड में हमारे पास मेनली 3 चॉइस हैं। हम अल्कोहल से बना सकते हैं, हम हाइड्रोकार्बन से बना सकते हैं, हम हेलोजन एक्सचेंज से बना सकते हैं। अल्कोहल से कराएंगे तो फिर 3 चॉइस आ जाएंगी, HX का यूज करेंगे, PX3 या SOCl2 का। हाइड्रोकार्बन में एल्केन या एल्कीन को यूज करके करेंगे और हेलोजन एक्सचेंज में बायफिंकलस्टीन और स्वार्ट्ज। हेलोएरीन में अगेन 2 मेथड आपके पास, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और सैंडमेयर। तो ये आउटलाइन आपके दिमाग में अच्छे से बैठनी चाहिए। आप इसको बार बार रिवाइज करिए। ये एक स्केलेटन है, जैसे ह्यूमन बॉडी का स्केलेटन होता है, तो ये आपके चैप्टर में प्रिपरेशन मेथड का स्केलेटन है। ये आपके पास दिमाग में एक बार बैठ गया, फिर आपको इनकी रिएक्शंस का यहाँ पे फिलअप करना है। तो क्वाइट ईजी हो जाता है अगर आप इस तरीके से फ्लो चार्ट्स के थ्रू रिएक्शंस को मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे। मेथड्स ले लेते हैं 1 बाय 1। फ्रॉम अल्कोहल्स, अल्कोहल से बनाने के लिए अभी हमने देखा हमारे पास 3 चॉइस है, या तो हम HX ले सकते हैं या हम PX3 और PX5 ले सकते हैं, और तीसरी चॉइस है हमारे पास SOCl2। इन में से किसी भी मेथड से या रिएजेंट को हम अल्कोहल से रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास हेलोएल्केन्स की प्रिपरेशन होगी। HX की बात करें तो HX में हाइड्रोजन एसिड में हमारे पास है HCl, HBr और HI। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम 1 बाय 1 सबसे इनको प्रिपेयर करते हैं। अल्कोहल ROH, अल्कोहल लिया, HX से ले रहे हैं सबसे पहला मेथड हमारा। तो HX में हमने सबसे पहले HCl लिया, अल्कोहल की HCl से रिएक्शन कराई, क्या हो जाएगा हमारा एल्किल क्लोराइड बन जाएगा और वाटर। ध्यान रखने वाली बात है कि ये रिएक्शन हमारी होती है एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में। एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में क्या काम है ZnCl2 का इस रिएक्शन में? तो डेफिनेटली आप देख रहे हैं कि कैटलिस्ट है। ZnCl2 हमारे अल्कोहल से एल्किल ग्रुप या एल्किल कार्बोकैटायन को रिलीज करेगा,
जिससे हमारा Cl अटैच हो जाएगा और हमें मिलेंगे एल्किल क्लोराइड या क्लोरोएल्केन। इसी तरीके से हमें अगर यहाँ पर बनाने हैं RBr तो हमें क्या चाहिए होंगे, हमें चाहिए होंगे यहाँ पर HBr। पर डियर स्टूडेंट्स देखिए, अल्कोहल तो हमारे पास है बट HBr हमारे पास अवेलेबल नहीं है। HBr को हम इन situ, इट मीन्स रिएक्शन मिक्सचर में प्रिपेयर करेंगे और इनडायरेक्टली हम उसको प्रिपेयर करेंगे और फिर वो HBr हमारा ROH से या अल्कोहल से रिएक्शन करेगा। तो HBr को हम प्रिपेयर करने के लिए किससे रिएक्शन कराते हैं, NaBr प्लस H2SO4। इन दोनों की रिएक्शन से हमारे पास HBr बनेगा। ये HBr हमारा अल्कोहल से रिएक्शन करेगा और एल्किल ब्रोमाइड बनाएगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन में हमारे पास एल्किल ब्रोमाइड बन रहा है मेन प्रोडक्ट, और साइड प्रोडक्ट में हम बात करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा NaHSO4 प्लस वाटर। हमारा NaHSO4 यहाँ से बन जाएगा और HBr बन जाएगा। HBr हमारा अल्कोहल से रिएक्शन कर लेगा और यहाँ पे हमारे पास एल्किल ब्रोमाइड बन जाएगा। इसी तरीके से अगर हमें बनाना है, रिएक्शन करानी है HI से, इट मीन्स हम बनाना चाहते हैं आयोडो एल्केन, हमें बनाना है आयोडो एल्केन, तो हमें रिएक्शन करानी पड़ेगी HI से। अगेन HI भी हमें किससे में बनाना है, हमें रिएक्शन मिक्सचर में इन situ बनाना है। इन situ का मतलब है आप रिएक्शन मिक्सचर में उसको प्रिपेयर करते हैं, ऑलरेडी अवेलेबल या ऑलरेडी प्रिपेयर रिएजेंट को आप यूज नहीं कर रहे। यहाँ पे आपने अल्कोहल लिया और आपको HI से रिएक्शन करानी है। HI को भी हम इनडायरेक्ट मेथड से बनाएंगे इन रिएक्शन मिक्सचर। कैसे बनाएंगे, बाय Ki प्लस H3PO4। Ki और H3PO4 की रिएक्शन से हमें मिलेगा HI और वो HI हमारा रिएक्ट करेगा हमारे अल्कोहल से, और अल्कोहल से हमारा जब HI रिएक्शन करेगा तो हमारे पास बनेगा एल्किल आयोडाइड और साथ में साइड प्रोडक्ट। तो ये आपके पास प्रिपरेशन हो गई क्लोरोएल्केन, ब्रोमोएल्केन और आयोडोएल्केन को बनाने की यूजिंग HX बाय अल्कोहल। तीनों ही मेथड में अगर आप देखोगे तो हमारे पास रिएक्शन के लिए क्वेश्चन आपके पास आता है एनहाइड्रस ZnCl2, इसे हम ल्यूकास रिएजेंट भी बोलते हैं, और इसकी और डिटेल रिएक्शंस या इस टेस्ट के बारे में हम और अच्छा डिटेल में पढ़ेंगे अल्कोहल के चैप्टर में। यहाँ पर क्वेश्चन आता है जो आपकी टेक्सचुअल एक्सरसाइज का भी पार्ट है और PYQs में भी आता है कि हमें जब HBr बना था तब तो हमने H2SO4 यूज़ किया, जब हमें HI बनाना है तो हमने H2SO4 क्यों नहीं यूज़ किया। क्या हम H2SO4 और Ki की रिएक्शन से HI नहीं बना सकते? बना सकते हैं। Ki प्लस H2SO4 की अगर हम रिएक्शन कराएं तो हमारे पास KHSO4 और HI बनता है। तो अगर हम इस रिएक्शन से भी HI को बना सकते हैं तो हम फॉस्फोरिक एसिड को क्यों यूज़ कर रहे हैं? ऐसा क्या रीज़न है कि हम H2SO4 को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं? तो यहाँ पे ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट्स, ये जो H2SO4 है ये है हमारा एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है ये? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या करेगा, इस HI को कन्वर्ट कर देगा आयोडीन में। जो भी हमारा HI बना है उसको वो बना देगा आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा। तो अगर हमारा HI I2 में कन्वर्ट हो जाएगा तो अल्कोहल से रिएक्शन कौन करेगा? अल्कोहल से रिएक्शन करने के लिए कोई HI बचेगा ही नहीं जिससे हम एल्किल आयोडाइड बना सकें। तो क्योंकि H2SO4 हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड इट कन्वर्ट्स HI टू I2, तो हम यहाँ पर रिएक्शन में यूज करते हैं H3PO4, H2SO4 यूज इज अवॉइडेड। इतनी बात समझ में आई। अल्कोहल से पहला मेथड हमारा HX का कंप्लीट हुआ। दूसरा मेथड है हमारा फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड या फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड। लेट्स स्टार्ट इट। दूसरा मेथड हम ले रहे हैं PX3 या PCl5 से। ठीक है, तो ये हमारा अल्कोहल है और अगर हम इसकी PCl5 से रिएक्शन करा रहे हैं
तो क्या बनेगा हमारा एल्किल क्लोराइड, साथ में POCl3 और HCl बन गया हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट। इसी तरीके से हमने अल्कोहल लिया, अगेन PCl3 से रिएक्शन कराई तो हमारा एल्किल क्लोराइड बन गया, साथ में हमारा H3PO3 बन गया। अब H3PO3 हमारा बन रहा है तो इस रिएक्शन में हमारे पास 3 अल्कोहल लेने हैं, तो हमारे पास 3 RCl या 3 एल्किल क्लोराइड बन जाएंगे। PCl5 और PCl3 से तो हमने रिएक्शन करा दी और हमारे पास एल्किल क्लोराइड बन गए। अगेन अगर हमें PBr3 या PI3 से रिएक्शन करानी है तो ये क्वाइट अनस्टेबल कंपाउंड है। अगेन हमें इनको क्या बनाना पड़ेगा, रिएक्शन मिक्सचर में पहले इन सिटू प्रिपेयर करना पड़ता है। ये दोनों रिएजेंट हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, तो इन दोनों को बनाने के लिए हम यूज करते हैं रेड फॉस्फोरस प्लस, अगर आपको PBr3 बनाना है तो Br2 और अगर PI3 बनाना है तो I2। रेड फॉस्फोरस की रिएक्शन हम ब्रोमीन से कराएंगे, PBr3 बन जाएगा रिएक्शन मिक्सचर में और वो हमारे अल्कोहल से रिएक्शन करेगा। तो अल्कोहल से रिएक्शन हम किसकी कराएंगे, रेड फॉस्फोरस और ब्रोमीन या आयोडीन की, ताकि हमें मिले एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल आयोडाइड। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है, अगेन क्लोरीन कंपाउंड्स हमारे स्टेबल कंपाउंड हैं, तो हम PCl5 फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड और ट्राइहेलाइड ले सकते हैं डायरेक्टली, बट PBr3 और PI3 हमें रिएक्शन मिक्सचर में इन सिटू प्रिपेयर करने हैं बाय द यूज ऑफ रेड फॉस्फोरस और Br2 और I2। दूसरा मेथड अल्कोहल से कंप्लीट हो गया। तीसरा, जो तीसरी चॉइस है हमारे पास, अल्कोहल प्लस थायोनिल क्लोराइड। क्या है ये, थायोनिल क्लोराइड। अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल से तो हमें अगेन मिलते हैं क्लोरो कंपाउंड प्लस HCl प्लस SO2। हमने अल्कोहल से बनाए एल्किल हैलाइड फॉस्फोरस हैलाइड्स को यूज करके, HX को यूज करके और SOCl2 को यूज करके। इन सारी चॉइसेस में हमारा ये मेथड जो है वो है बेस्ट मेथड। अभी तक हमने जितनी भी प्रिपरेशन की अल्कोहल को यूज करके, चाहे वो HCl हो, HBr हो, HI हो, PX3 हो, PCl3 हो, PCl5 हो, इन सब से हमने, इन सब के हेल्प से हम अल्कोहल से रिएक्शन करा के एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। बट इन सब में अगर हमें एक चूज करने को कहा जाए कि आपके पास अल्कोहल है और इन सब में से आपको एक रिएजेंट यूज करना है जिससे हमें एल्किल हैलाइड बेस्ट मिले या बेस्ट अमाउंट में मिले, बेस्ट यील्ड में मिले, तो वो मेथड है बाय यूजिंग SOCl2। ये आपके पास क्वेश्चन भी है, व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज बेस्ट मेथड। आप देख सकते हैं रिएक्शन में कि जब हम अल्कोहल को और थायोनिल क्लोराइड को यूज कर रहे हैं एल्किल क्लोराइड की प्रिपरेशन के लिए, तो हमारे पास दो बाय प्रोडक्ट बन रहे हैं, HCl और SO2, और दोनों ही बाय प्रोडक्ट कैसे हैं, गैसियस हैं। तो ये दोनों बाय प्रोडक्ट रिएक्शन मिक्सचर में से एस्केप आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास ये क्या बच जाएगा, ऑलमोस्ट प्योर कंडीशन में हमारे पास एल्किल क्लोराइड बन जाएगा। तो ये मेथड बेस्ट मेथड कंसीडर किया जाता है, बिकॉज in this method HCl and SO2, the two byproducts are gaseous, they are leaving the mixture or escaping out from the reaction mixture, leaving RCl in almost pure condition। तो सबसे अच्छा मेथड ये कंसीडर होता है। तो अल्कोहल से ये सारे मेथड आपके कंसीडर हो गए। डियर स्टूडेंट, ये सारी रिएक्शन आपके अल्कोहल के चैप्टर में वापस से रिपीट होंगी, इसलिए आपको इन रिएक्शंस को अगर आप अभी याद कर लेंगे तो वहाँ पे उस चैप्टर में आपका ये सेगमेंट थोड़ा सा या ये बर्डन कम हो जाएगा। ये रिएक्शंस वापस से उस चैप्टर में रिपीट होंगी। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिपरेशन मेथड, दैट इज फ्रॉम एल्केन्स। एल्केन्स को हम जनरल रिप्रेजेंटेशन करते हैं RH। एल्केन की रिएक्शन हम कराएंगे हेलोजन से X2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जिसे हम HNu से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा बाय हेलोजन और हमें मिल जाएगा एल्किल हैलाइड। ये रिएक्शन हमारी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है और चेन रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन जितनी सिंपल लग रही है उतनी होती नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे एल्किल हैलाइड में, हमारे एल्केन में डिफरेंट टाइप ऑफ हेलोजन प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप ऑफ हेलोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो हम हेलोजन से उनको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 बाय 1 सारे हाइड्रोजन आप रिप्लेस कर सकते हैं। CH3 CH2 CH2X, ये हमारा 1 डिग्री कार्बन है तो 1 डिग्री कार्बन पे हमारा हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है। अगेन ये 1 डिग्री कार्बन है, इसका हाइड्रोजन हम रिप्लेस करेंगे। 2 डिग्री कार्बन, इसका हाइड्रोजन हम रिप्लेस करेंगे। तो हमारे पास जब भी हम एल्केन से एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन्स बनाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनता है। ये मिक्सचर हमेशा क्या देगा, ये रिएक्शन मेथड हमेशा मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट देता है। कभी भी हम मोनोक्लोरो या मोनो हेलो कंपाउंड ऑब्टेन नहीं कर सकते। अगर हमें मोनो हेलो कंपाउंड ऑब्टेन करना है तो हमें हेलोजन की अमाउंट क्या रखनी पड़ेगी, लिमिटेड रखनी पड़ेगी। अगर इसका एक्सेस हो गया, अगर हेलोजन का एक्सेस हो गया तो 1 बाय 1 ऑल हाइड्रोजन ऑफ एल्केन कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय हेलोजन और हमें प्रोडक्ट मिलेंगे। एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करा CH3X, 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया CH2X2, 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया CHX3, चारों हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए CX4। यू विल गेट अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स और मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट रेदर देन अ सिंगल प्रोडक्ट। तो इस मेथड का एक ड्रॉबैक यही है कि अगर हेलोजन का एक्सेस है तो वी आर गेटिंग अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। सिंगल मोनोहेलो कंपाउंड इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम एल्कीन्स, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। एल्कीन्स, ये हमारा एल्कीन है, इस पर हमने HX का एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एडिशन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, हेलोजन एसिड जो हमारा है वो वहां पर अटैच हो गया और हमें मिल गए हेलो एल्केन। क्वाइट सिंपल। अगर हमारी रिएक्शन अनसिमेट्रिकल है, ये कैसी है, सिमेट्रिकल एल्कीन। कैसे पता चला ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पर सेम ग्रुप लगे हुए हैं तो हमारी एल्कीन कैसी, सिमेट्रिक। अगर डबल बॉन्ड के कार्बन, ये डबल बॉन्ड का कार्बन है और ये डबल बॉन्ड का कार्बन है, इस पर डिफरेंट ग्रुप्स आकर अटैच्ड हैं, जैसे यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन और एक एल्किल ग्रुप है। अगर डबल बॉन्ड के कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप्स हैं तो हम उस एल्कीन को बोलते हैं एसिमेट्रिक एल्कीन। और एसिमेट्रिक एल्कीन पर अगर हम HX का एडिशन कराएंगे तो हमें क्या मिलेंगे, मार्कोनिक ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मिलेंगे, RCH, CH2, X और H। तो हमेशा अगर हमारी एल्कीन कैसी है, एसिमेट्रिक एल्कीन है, तो HX का एडिशन कराएंगे तो हमेशा क्या रूल फॉलो होगा, मार्कोनिक ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग एडिशन होगा। क्या कहता है मार्कोनिक ऑफ एडिशन, मार्कोनिक ऑफ एडिशन कहता है कि इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन द नेगेटिव पार्ट ऑफ अडेंडम, द नेगेटिव पार्ट ऑफ अडेंडम क्या है, वो यहाँ पर एडेंडम क्या है हमारा HX, उसका नेगेटिव पार्ट है X, तो नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम विल अटैच टू दैट कार्बन विच इज हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाएगा जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। तो आप देख सकते हैं हमारा एडेंडम का नेगेटिव पार्ट दैट इज X किस कार्बन पर अटैच हुआ है, डबल बॉन्ड के जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। यही रिएक्शन अगर पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हुई,
यही रिएक्शन अगर पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हुई तो एडिशन कैसा हो जाएगा, एंटी मार्कोनिकोव। इट मीन्स अब नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम उस डबली बॉन्डेड कार्बन पर जाएगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा है, RCH CH2XH। तो अगर पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हम एडिशन कराएंगे तो एडिशन एंटी मार्कोनिकोव होगा। डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम जाएगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है। अगर पेरोक्साइड नहीं है तो एडिशन मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग होगा एंड वी विल गेट 2 हेलो प्रोडक्ट। एल्कीन पर एक और रिएक्शन हमारे पास है, एडिशन ऑफ हेलोजन्स। अगर हम एल्कीन पर, ये हमारी एल्कीन है डबल बॉन्डेड कंपाउंड, इस पर हम हेलोजन का ऐड करा रहे हैं, Cl2 Br2 कर लेते हैं। अगर हम इस पे हेलोजन का एडिशन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, क्या हो जाएगा, एडिशन रिएक्शन सिंपल। देखिए डबल बॉन्ड के बॉन्ड ओपन हो गए, यहाँ पे Br लग गया और यहाँ पे भी Br लग गया, दोनों कार्बन पर एक एक Br आकर लग गया। अब इस रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक जो चीज हमें याद रखनी है वो क्या है कि ये रिएक्शन यूज होती है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनसैचुरेशन। अब अनसैचुरेशन का मतलब क्या है, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। कैसे यूज होती है, कैसे पता चलता है, जब हम डबल बॉन्ड पे ब्रोमीन का एडिशन करा रहे हैं तो ब्रोमीन कैसी वेपर है, ब्रोमीन की वेपर जो होती है रेड ब्राउन वेपर होती है, रेड ब्राउन वेपर्स हैं। और जब आप ये एडिशन कराते हैं तो रेड ब्राउन कलर क्या होता है, कलर डिस्चार्ज हो जाता है। तो ब्रोमीन का रेड ब्राउन कलर डिस्चार्ज हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स और 1,2 डाइहेलो एल्केन्स। विसिनल डाइहैलाइड्स और 1,2 डाइहेलो एल्केन के बनने के कारण ब्रोमीन का रेड ब्राउन कलर डिस्चार्ज हो जाता है और ये कलर डिस्चार्ज हमें हिंट देता है प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन। इट मीन्स प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का। तो इट इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनसैचुरेशन। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है कि आपके पास एक रिएजेंट ऐसा होगा जिसमें ऑलरेडी हेलोजन प्रेजेंट है और आप उसे दूसरे हेलोजन से रिप्लेस करवाएंगे या एक्सचेंज करवाएंगे। तो हमारे पास दो मेथड है, फिंकलस्टीन एंड स्वार्ट्ज। दोनों हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। फिंकलस्टीन रिएक्शन हमारी यूज होती है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आयोडो एल्केन। ठीक है, टू प्रिपेयर आयोडो एल्केन। क्या होगी ये रिएक्शन, इस रिएक्शन में हम एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड कोई भी ले सकते हैं। ऑलरेडी हमारे कंपाउंड में एक हेलोजन प्रेजेंट है, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे NaI से, सोडियम आयोडाइड से, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में अगर हम एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड से कराते हैं, क्या होगा, ये क्लोराइड और ये ब्रोमाइड एक्सचेंज हो जाएंगे विद दिस आयोडाइड एंड वी विल गेट Ri। साथ में हमें प्रोडक्ट मिलेगा NaCl या NaBr। अगर हमने एल्किल क्लोराइड लिया है तो NaCl, और अगर हमने RBr लिया है, एल्किल ब्रोमाइड लिया है, तो NaBr विल बी द साइड प्रोडक्ट। तो एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की रिएक्शन जब आप NaI से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन कराएंगे, द फॉर्मेशन ऑफ आयोडो एल्केन इज टर्म्ड एज फिंकलस्टीन रिएक्शन।
क्वाइट इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। दूसरी रिएक्शन है हमारे पास श्वार्ट्ज रिएक्शन। ये भी एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, बट इट इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोएल्केन। ये हमारी आयोडोएल्केन के लिए है और श्वार्ट्ज रिएक्शन हमारी फ्लोरोएल्केन के प्रिपरेशन के लिए है, टू प्रिपेयर फ्लोरोएल्केन। क्या होगा इस रिएक्शन में? अगेन हमारे पास ऑलरेडी RCl या RBr है, क्लोरो या ब्रोमो कंपाउंड है, दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं, और उसकी रिएक्शन हम कराते हैं एक फ्लोरिनेटिंग एजेंट से, ऐसा रिएजेंट जिसके पास ऑलरेडी फ्लोरीन प्रेजेंट है। क्या हो सकता है वो हो सकता है AgF हो सकता है, वो COF3 हो सकता है, SbF5 हो सकता है, कोई भी आप फ्लोरिनेटिंग एजेंट ले सकते हैं। जब आप उसकी रिएक्शन कराएंगे एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड से, तो ये फ्लोरीन आपका एक्सचेंज हो जाएगा एंड यू विल गेट द फ्लोरोएल्केन्स। साथ में हमें मिल जाएगा AgCl या AgBr, अगर आपने वो प्रोडक्ट इसके अकॉर्डिंग लिया है। तो फिंकलस्टीन एंड श्वार्ट्ज रिएक्शन दोनों हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। फिंकलस्टीन आपकी यूज होती है आयोडोएल्केन्स के लिए, श्वार्ट्ज रिएक्शन यूज होती है फॉर फ्लोरोएल्केन्स के लिए। दोनों ही रिएक्शंस में आप क्लोरो या ब्रोमो कंपाउंड एज इनिशियल सबस्ट्रेट लेते हैं। उनकी रिएक्शन अगर NaIC और एसीटोन की प्रेजेंस में कराई, आयोडोएल्केन बन गए, नाम हो गया फिंकलस्टीन। अगर आपने AgF के साथ कराई या एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड COF3 किसी फ्लोरिनेटिंग एजेंट के साथ कराई, तो बन गए हमारे फ्लोरोएल्केन और रिएक्शन का नाम हो गया श्वार्ट्ज रिएक्शन। यहाँ पे हमारे हेलोएल्केन के प्रिपरेशन मेथड्स कंप्लीट होते हैं। अब हम प्रिपरेशन मेथड स्टार्ट करेंगे फॉर हेलोअरीन्स। हेलोअरीन्स की प्रिपरेशन मेथड पहला है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नाम से ही पता चल रहा है, बेंजीन की रिएक्शंस में हम डिटेल में पहले भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या लेंगे हम? बेंजीन या एरीन कंपाउंड लेंगे। अगर हमने बेंजीन लिया है, ठीक है, उसकी रिएक्शन हम कराएंगे हैलोजन से। मैंने सिंपल ले लिया Cl2, और आयरन की प्रेजेंस में डार्क में, या हम ले सकते हैं FeCl3, जो क्या है, एक लुईस एसिड है। अगर आप लुईस एसिड की प्रेजेंस में हेलोजिनेशन करा रहे हैं बेंजीन का, या आयरन के साथ डार्क में रिएक्शन करा रहे हैं, क्या बनेगा? हमारा क्लोरोबेंजीन या हेलोअरीन प्लस HCl। ये रिएक्शन है हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर हमने इस रिएक्शन में बेंजीन की जगह टोलुइन लिया, बेंजीन की जगह टोलुइन लिया, तो हमें रिजल्टिंग यही ले रहे हैं Fe डार्क में, और ये हमारे पास टोलुइन था, तो हमें क्या मिल जाएगा? इसकी ऑर्थो और पैरा आइसोमर्स मिल जाएंगे। तो ऑर्थो और पैरा क्लोरोटोलुइन हमें मिल जाएगी। तो ये मेथड है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, टू प्रिपेयर हेलोअरीन्स और हेलोअरीन्स डेरिवेटिव्स बाय द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इस मेथड में हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, जो है हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि जब हम ये रिएक्शन कराते हैं तो अगर हमें आयोडोबेंजीन बनाना है, ये तो क्लोरोबेंजीन बन गया, हमने रिएक्शन करा दी। अगर हमें आयोडोबेंजीन बनाना है, हम यहाँ पे आयोडोबेंजीन बनाना चाहते हैं, तो इस रिएक्शन में बेंजीन की रिएक्शन हमें I2 से करानी पड़ेगी। साथ में हमें क्या चाहिए? हमें यहाँ पे HNO3 या HI या HGO इस तरीके के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत होती है। वो आता है क्वेश्चन कि क्यों? जब भी आपको आयोडोबेंजीन बनानी है तो आपको हेलोजिनेशन में HGO, HI, HNO3 जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत होती है। दैट इज क्यों होती है? ये आपके पास एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, और इसका आंसर यही है कि जो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, HI है, HNO3 है या HGO है,
ये क्या करेंगे, ये रिएक्शन जो होती है हमारी रिवर्सिबल है, ये रिएक्शन हमारी रिवर्सिबल है और इस रिएक्शन में हमारे साथ में बन रहा है एक प्रोडक्ट HI, ठीक है, यहाँ पे HiO3, ठीक है। तो अगर हम इस रिएक्शन में इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज नहीं करेंगे तो हमारा ये HI इसको वापस से I2 में कन्वर्ट कर देगा, ये रिएक्शन हमारी बैक डायरेक्शन में चली जाएगी। तो हम ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं वो इस HI को I2 में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। अगर आप इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज नहीं करेंगे, एज द रिएक्शन इज रिवर्सिबल, हमारा जो प्रोडक्ट है वो वापस से रिएक्टेंट जो में कन्वर्ट हो जाएगा, रिएक्शन बैक साइड में चली जाएगी। सो दीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर कन्वर्ट टू मेक द रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। हेलोएरिन की प्रिपरेशन का नेक्स्ट मेथड है सैंडमेयर रिएक्शन। नेम रिएक्शन है, क्वाइट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अमाइन के चैप्टर में ये रिएक्शन वापस रिपीट होगी, तो अगेन 2 चैप्टर में इन्वॉल्व है कोई भी रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखिए कि अगर आपकी कोई रिएक्शन चैप्टर में जो इन्वॉल्व है वो एक से ज़्यादा चैप्टर का पार्ट है तो वो रिएक्शन अपने आप इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो ये रिएक्शन आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, साथ ही ये रिएक्शन आपके अमाइन के चैप्टर में अगेन रिपीट होगी। पढ़ते हैं क्या होती है ये रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम सबसे पहले एनिलीन का डायएजोटाइजेशन कराते हैं बाय द रिएक्शन विद NaNO2 प्लस HCl। NaNO2 प्लस HCl से हम इसका डायएजोटाइजेशन कराएंगे। ये हमारा कंपाउंड है एनिलीन और इसका जब हम डायएजोटाइजेशन कराते हैं तो हमें मिलता है बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। क्या मिला? बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड BDC। और जब इस बाय डायएजोनियम क्लोराइड की बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हम क्यूप्रस हैलाइड से कराते हैं, क्यूप्रस हैलाइड से इन प्रेजेंस ऑफ HX कराएंगे तो हमें क्या मिलेगी? हेलोअरीन। यहाँ पे क्यूप्रस हैलाइड में हमारा X क्या हो सकता है? Cl या Br। अगर हमने क्यूप्रस क्लोराइड और HCl या क्यूप्रस ब्रोमाइड और HBr लिया है तो हमारी रिएक्शन में हमें क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन मिलेगा। इस रिएक्शन को हम बोलेंगे सैंडमेयर रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज टर्म्ड एज सैंडमेयर रिएक्शन। When benzene diazonium chloride reacts with cuprous halide in presence of HX to form क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। तो इस रिएक्शन को हमने बोला सैंडमेयर रिएक्शन। ये रिएक्शन आपके कन्वर्जन 2 स्टेप कन्वर्जन में, हाउ यू विल कन्वर्ट एनिलीन इनटू क्लोरोबेंजीन, 2 स्टेप कन्वर्जन में आइडेंटिफाई A और B में भी यूज होती है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं इस रिएक्शन को मैं एग्जामिनर में आपको कैसे पूछेगा, ये रिएक्शन आपको दी हुई है NH2, ठीक है, फिर यहाँ पे उसकी लिख दी उसने NaNO2 प्लस HCl और यहाँ पे लिख दिया उसने B और यहाँ पे उसने लिख दिया Cu2X2HX और आपको बोल दिया C। यहाँ पर भी वो इसको भी हाइड कर सकता है। A is converted into B, B into converted into C। ये आपके पास हिंट है। तो सीधा अभी हमने देखा कि A हमारा क्या होगा? एनिलीन। जो एनिलीन का अगर हम डायएजोटाइजेशन कराएंगे, NaNO2 और HCl से रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलेगा BDC जो हमारा है N2 प्लस Cl माइनस, और उसकी अगर हम क्यूप्रस हैलाइड से रिएक्शन कराएंगे या सैंडमेयर रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलेगा हमारा क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन। तो क्वेश्चन आपका इस तरीके से आता है। तो क्वाइट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैंने आपको पहले भी बोला कि नेम रिएक्शन हमेशा इंपॉर्टेंट होती है इन द ऑर्गेनिक सेगमेंट। तो ये एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, 2 चैप्टर्स में कॉमन रिएक्शन है, तो इट इज इटसेल्फ इंपॉर्टेंट। प्रिपरेशन मेथड का सेगमेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने इंट्रोडक्शन ले लिया, नेचर ऑफ CX बॉन्ड कर ली, क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशन मेथड कर लिए।
अब हम आ रहे हैं जो हमारे हेलो एल्केन या हेलो एरीन बनी है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज का जनरल आइडिया लेना। डियर स्टूडेंट, फिजिकल प्रॉपर्टी का जो सेगमेंट है ये सेगमेंट आपके लिए क्वेश्चन बनाता है, फ्रेम करता है एग्जामिनर रीजनिंग बेस्ड। यहाँ से आपको क्वेश्चंस किस टाइप के मिलेंगे, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे और आपको ऑर्डर के क्वेश्चन मिलेंगे। तो थोड़ा हम उस एस्पेक्ट से इस पोर्शन को कवर करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज, एल्किल हैलाइड्स प्योर कंडीशन में कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, बट जैसे ही आप उनको एयर या ओपन एयर में खुला रख देंगे तो वो कैसे हो जाएंगे, कलर्ड हो जाएंगे, दे डेवलप कलर्ड। तो एल्किल आयोडाइड, अगर आपने एल्किल आयोडाइड रख दिया ओपन तो वो किस में, आयोडीन में डिकम्पोज हो जाएगा, इट विल लिबरेट आयोडीन, तो वो वॉयलेट और पर्पल कलर का दिखेगा। तो इसी तरीके से आपके ब्रोमाइड कंपाउंड होंगे, अगर ओपन एयर में रख दिए तो दे विल डेवलप कलर। दूसरा आ जाता है बॉइलिंग पॉइंट, स्मेल आती है, स्वीट स्मेल आता है, मेन सेगमेंट आपका बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पे हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि हेलो एल्केन के बॉइलिंग पॉइंट्स हायर देन द कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। जिस एल्केन से उसको बनाया है, हमने कहावत सुनी हुई है, गुरु गुड़ रह गया और चेला शक्कर हो गया, तो सेम यहाँ पे होता है कि जिस एल्केन से बनाया है उस एल्केन के कंपैरिजन में हेलो एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो उसका रीजन क्या है, वाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोकार्बन इज लेसर देन हेलो एल्केन और वाई द बॉइलिंग पॉइंट्स आर हायर देन द पेरेंट हाइड्रोकार्बन और पेरेंट एल्केन। उसका रीजन यही है कि अगर हम हेलो एल्केन की बात कर रहे हैं तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर है हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में। एल्केन में जो वंडरवाल फोर्सेस हैं या अट्रैक्शंस हैं उनके कंपैरिजन में हेलोजन के बीच में और एल्किल ग्रुप और हेलोजन के बीच में जो वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और डाइपोल अट्रैक्शन है उनका अमाउंट, उनका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है, उन्हें ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, दैट्स वाई बॉइलिंग पॉइंट्स आर हायर। दूसरा क्वेश्चन जो फ्रेम होता है, अगर हमारा एल्किल ग्रुप सेम एल्किल ग्रुप है, ठीक है, एल्किल हैलाइड हमारा एल्किल ग्रुप तो सेम है बट आयोडाइड हमारे ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, इट मीन्स हमारे हेलोजन्स डिफरेंट हो गए। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ हेलो एल्केन्स व्हेन द ग्रुप इज सेम, एल्किल ग्रुप इज सेम बट हेलोजन इज डिफरेंट, देन ऑर्डर इज कि एल्किल आयोडाइड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड एंड फिर फ्लोराइड। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन भी यही है कि जैसे जैसे हेलोजन का साइज बढ़ता है, हेलोजन का एटॉमिक मास बढ़ता है, उनके बीच के वंडरवाल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी बढ़ता है। तो इन सब में हमारा फ्लोरीन सबसे छोटा है तो इसमें वंडरवाल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सबसे कम है। आयोडाइड हमारा सबसे बड़ा है, उसमें उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में वंडरवाल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा है, इसलिए वो कैसे होंगे, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट शो करेंगे। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तीसरा क्वेश्चन आता है हमारा आइसोमेरिक हेलो एल्केन्स। आइसोमेरिक हेलो एल्केन्स मतलब आप एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के कई आइसोमर्स बना रहे हैं, अगर उनमें बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन किया जाए तो क्या होगा, द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग। आपके स्ट्रेट चेन कार्बन के कंपैरिजन में, स्ट्रेट चेन कार्बन कंपैरिजन में आपके जो ब्रांच्ड आइसोमर्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा क्योंकि ब्रांचिंग को ब्रेक करने में कम एनर्जी चाहिए होती है। एक क्वेश्चन जो आपका रीजनिंग का यहाँ पर और फ्रेम होता है वो है कि पैरा आइसोमर्स का मेल्टिंग पॉइंट। ध्यान रखिए डियर स्टूडेंट्स, बॉइलिंग पॉइंट नहीं, मेल्टिंग पॉइंट। हेलो एरीन की बात कर रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा आइसोमर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ऑर्थो और मेटा कंपेयर। तो मेटा और ऑर्थो के कंपैरिजन में पैरा आइसोमर्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। उसका क्या रीज़न है, उसका ये रीज़न ये है कि जो हमारे पैरा आइसोमर्स हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू ऑर्थो और मेटा। ये आपका ऑर्थो आइसोमर है, ये मेटा है और ये पैरा है। तो पैरा आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट ऑर्थो और मेटा के कंपैरिजन में ज़्यादा है। रीज़न क्या है कि ये कंपाउंड कैसा है,
सिमेट्रिक है, इसकी स्ट्रक्चर सिमेट्रिक है, क्रिस्टल लैटिस में ये प्रॉपरली अरेंज्ड है। अगर कोई सिस्टमेटिक पैटर्न में कोई चीज़ अरेंज होती है तो हमें उसको डिस्टर्ब करने में हमेशा ज़्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं। सेम इज हैपनिंग हियर कि द isomers, because para isomers are more symmetrical and molecules are packed closely, and in that thereby we have to give more energy to break the molecular force of attraction. तो यहाँ पर आपका ये एक और रीजनिंग का क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स, मार्केट डेंसिटी जनरल ट्रेंड है, जो चीज जितनी हैवी होगी वो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो वाटर के कंपैरिजन में हेलो एल्केन्स डेंसर हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आयोडीन या हेलोजन कंपाउंड्स का साइज बढ़ रहा है, उसका मास बढ़ रहा है, तो उसकी डेंसिटी भी बढ़ती जाती है। तो डेंसिटी ऑफ ब्रोमो, आयोडो एंड पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन वाटर। सॉल्युबिलिटी वाटर में कैसे होते हैं? इमिसिबल होते हैं। व्हाई? बिकॉज वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते और उनके बीच में जो अट्रैक्शंस हैं उनको भी वो ब्रेक नहीं कर सकते। तो दे नीदर फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड नॉर ब्रेक द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। वाटर के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उनको भी नहीं तोड़ सकते और वाटर के साथ खुद भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते। दैट्स व्हाई दे आर इमिसिबल विद वाटर। तो अगेन ये भी आपका रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, क्वाइट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है बोर्ड्स के सैम्पल पेपर्स और क्वेश्चन पेपर्स में। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में एग्जामिनर की चॉइस में जो क्वेश्चंस होते हैं वो बॉइलिंग पॉइंट से रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, पैरा आइसोमर के मेल्टिंग पॉइंट से होते हैं, एंड देन सॉल्युबिलिटी इन कंपैरिजन टू हेलो एल्केन्स एंड हाइड्रोकार्बन्स। फिजिकल प्रॉपर्टी के सेगमेंट के बाद इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट स्टार्ट होता है, दैट इज केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स। केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 कैटेगरी में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विद मेटल। 3 कैटेगरी में हमने उनको डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फर्दर इट इज डिवाइडेड इनटू SN1 एंड SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म और यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो 1 बाय 1 हम इन सबको स्टडी करते हैं। लेट्स मूव ऑन दैट। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सबसे पहले बात आती है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इट मीन्स एक्सचेंज ऑफ एटम्स और ग्रुप्स। आपने देखा है अभी वर्ल्ड कप गया है, किसी भी गेम में क्या होता है, एक प्लेयर का सब्स्टिट्यूट आता है। मतलब अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो एक आता है उसके रिप्लेसमेंट में। तो सेम यहाँ पर हैपनिंग हो रही है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एक ग्रुप एक्सचेंज होगा। अब अगर ग्रुप एक्सचेंज होने वाला जो है वो न्यूक्लियोफाइल है तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर चेंज होने वाला ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल होता है तो हम उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो हम पहले भी अभी एक एग्जांपल पढ़ चुके हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दोज रिएक्शन इन विच एन न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल। एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है। ये एक सिंपल एग्जांपल है। ये हमारे पास एल्किल हैलाइड है जिसमें ये हमारा हेलोजन है और ये इस कंपाउंड में न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, वो हमारा होता है न्यूक्लियोफाइल। तो ये हमेशा अटैक कहाँ करता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे। इट अटैक्स ऑलवेज ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे। इटसेल्फ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो खुद इलेक्ट्रॉन रिच है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक करता है। एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, इसलिए हम उसे बोल रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर ये हमारा नया न्यूक्लियोफाइल है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, जो हमारे इस कार्बन पर, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उस पर अटैक करेगा और बना देगा प्रोडक्ट और हमारे हेलोजन को एज हैलाइड आयन रिमूव कर देगा। ये हमारा है लीविंग ग्रुप। तो ये सारी डेफिनेशंस भी आपके काम की हैं, ये टर्मिनोलॉजी। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज विच अटैक ऑन
electron deficient center are termed as nucleophile. What is leaving group? The halogen ion which is removed as halide ion in the nucleophilic substitution group reaction is termed as leaving group. ये हमारा जो है उसे हम बोलेंगे सबस्ट्रेट. जो हमारा एल्किल हैलाइड है इसको हम बोलेंगे सबस्ट्रेट. तो ये सबस्ट्रेट, ये न्यूक्लियोफाइल, ये हमारा प्रोडक्ट और हैलाइड आयन हमारा लिविंग ग्रुप. तो बेसिक टर्मिनोलॉजी का आपको आइडिया हो गया. अब अभी मैं आपके सामने एक टेबल प्रेजेंट कर रही हूँ जिसमें डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल आएंगे और हमारे हेलोजन को रिमूव करके वहां पर खुद प्रोडक्ट बनाएंगे. तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे रिएजेंट हैं. ये टेबल आपके एनसीईआरटी में गिवन है. डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आप देख सकते हैं. अगर हम NaOH ले रहे हैं तो इसमें OH माइनस हमारा न्यूक्लियोफाइल है. इसी तरीके से NaI में I हमारा न्यूक्लियोफाइल है. क्या करेगा? हमारे एल्किल हैलाइड में से हेलोजन को रिप्लेस करके खुद प्रोडक्ट बना देगा. तो अगर OH माइनस है तो ROH, हैलाइड आयन है तो RI, अगर साइनाइड आयन है तो RCN, अगर नाइट्राइल आयन है तो नाइट्राइल है तो RNC. तो इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट बनता है. तो ये डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल हैं. लिस्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल आप देखिए और उसको हेलोजन की जगह जाकर लगा दीजिए तो हमारा प्रोडक्ट प्रिडिक्ट हो जाएगा और ये रिएक्शन हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी. इस टेबल में हमें दो जो रिएक्शंस हैं उन पर बहुत एम्फेसिस रखना है. वो है हमारी रिएक्शन विद KCN एंड AgCN एंड KNO2 और AgNO2. देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम रिएजेंट देखें तो हमें क्या लगता है कि दोनों में सेम न्यूक्लियोफाइल है और दोनों में सेम न्यूक्लियोफाइल है तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा? सेम होगा. बट ऐसा नहीं है. पोटेशियम साइनाइड एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करके नाइट्राइट्स बना रहे हैं वेयर एज AgCN सिल्वर साइनाइड जो है वो हमारा आइसोनाइट्राइल की तरह प्रोडक्ट दे रहा है. KNO2 नाइट्राइट्स बना रहा है, AgNO2 नाइट्रो एल्केन बना रहा है. ऐसा क्यों हो रहा है जबकि दोनों में हमें न्यूक्लियोफाइल तो सेम ही दिख रहा है? तो इसका रीजन है हमारे पास द टर्म एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल. साइनाइड और नाइट्रो, ये जो दो हमारे एग्जाम्पल हैं ये हमारे हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के. एम्बिडेंट, एम्बी मतलब टू, डेंट मतलब अटैचमेंट. तो ये वो न्यूक्लियोफाइल हैं, ये वो ग्रुप्स हैं जिनके पास टू साइड्स ऑफ अटैक होती हैं. टू साइड्स ऑफ अटैक, इनको हम बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल. अब एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल हम बोल रहे हैं तो कौन सी दो साइट ऑफ अटैक हैं देख लेते हैं. जब हम साइनाइड ग्रुप की बात कर रहे हैं तो इट कैन अटैक ईदर विद कार्बन और ईदर विद नाइट्रोजन. ठीक है. अगर हम KCN ले रहे हैं, KCN अगर हम ले रहे हैं इट इज अटैकिंग विद साइनाइड, प्रोडक्ट हमें मिल रहा है RCN क्योंकि वो अटैच हो रहा है, अटैक कर रहा है कार्बन साइड से. यही अगर हम AgCN ले रहे हैं तो इट इज अटैकिंग विद नाइट्रोजन, तो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है आइसोनाइट्राइल. क्यों? क्योंकि ये कैसा है? एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है. ये कार्बन की साइड से भी अटैक कर सकता है और ये नाइट्रोजन एटम के थ्रू भी अटैक कर सकता है. तो जब कार्बन के थ्रू करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा साइनाइड, जब नाइट्रोजन के थ्रू करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल. इसी तरीके से हमारा नाइट्राइट, KNO2 और AgNO2, अगर हमारा प्रोडक्ट नाइट्रोजन के थ्रू लिंक हो गया तो बन गया नाइट्राइट, और अगर हमारा प्रोडक्ट बनेगा ऑक्सीजन के थ्रू तो हमारा बनेगा नाइट्रो एल्केन. क्लियर? तो ये हमारे प्रोडक्ट बन गए. इस तरीके से हमारे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का कंसेप्ट आता है. तो क्वाइट इंपॉर्टेंट है. एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन आती है द ग्रुप और एटम्स which can group of atoms which can attack from
टू साइड्स, और उनके दो एग्जाम्पल साइनाइड और नाइट्राइट, और उनकी दो रिएक्शंस के एग्जाम्पल, तो आप KCN AgCN या KNO2 और AgNO2 के साथ रिएक्शन को शो कर सकते हैं। आगे बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के दो टाइप्स की। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमारा पहला टाइप है SN1 और दूसरा टाइप आता है हमारा SN2। क्या फर्क है इनमें देखते हैं। SN1 रिएक्शन टर्शरी एल्किल हैलाइड है हमारे पास CH3 होल थ्राइस CBr, टर्शरी ब्यूटिल एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जब हम करा रहे हैं OH माइनस के साथ, ये रिएक्शन आपको इस तरीके से मिलेगी, प्लस OH माइनस, यू हैव टू गिव द प्रोडक्ट। क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो टर्शरी ब्यूटिल हैलाइड है आपके पास, टर्शरी ब्यूटिल हैलाइड की जब हम OH माइनस के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो ये एक एग्जांपल है SN1 रिएक्शन का। S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक एंड 1 फॉर यूनिमोलिकुलर। नाउ व्हाट द टर्म यूनिमोलिकुलर स्टैंड्स, क्यों ये यहाँ पर यूनिमोलिकुलर है, तो इस रिएक्शन में यूनिमोलिकुलर हम वर्ड ले रहे हैं क्योंकि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप किस पे डिपेंड कर रहा है, ओनली वन रिएजेंट पे डिपेंड कर रहा है। कौन सा है वो फर्स्ट स्टेप, वो स्टेप है ये वाला। ये स्टेप, ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट होती है टू स्टेप में, जिसमें फर्स्ट स्टेप है कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। आप देख सकते हैं पहली स्टेप में हमारा एल्किल हैलाइड से ब्रोमाइड आयन लीव हो गया और ये हमारा कार्बोकैटायन बन गया 3 डिग्री। ये हमारा स्टेप 1 है। दूसरे स्टेप में क्या होगा, इस 3 डिग्री कार्बोकैटायन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, तो द सेकेंड स्टेप इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो पहले स्टेप में जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन, हमारे टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड में से ब्रोमाइड आयन लीव हो गया, लीविंग ग्रुप की तरह निकल गया, कार्बोकैटायन का जनरेशन हो गया, और वो कार्बोकैटायन पर जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो हमें प्रोडक्ट मिलता है टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, ब्यूटिल अल्कोहल। ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल है SN1 रिएक्शन का। अब इस रिएक्शन में हमें ध्यान रखने वाली बात, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप इन्वॉल्व्स ओनली वन रिएजेंट, इट मींस ये कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसका अगर रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे तो रेट इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड ओनली। सेकंड, आपको जो बात ध्यान रखनी है, ये हमेशा 2 स्टेप्स में होती है। पहला स्टेप स्लो और रेट डिटर्मिनिंग होता है, सेकंड स्टेप फास्ट होता है जिसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। तीसरी बात जो आपको इसमें याद रखनी है, ये रिएक्शन हमेशा रेसेमाइजेशन से कंप्लीट होती है अगर हमने ऑप्टिकली एक्टिव एल्किल हैलाइड लिया है। ऑप्टिकल एक्टिव एल्किल हैलाइड लेंगे तो हमेशा SN1 रिएक्शन रेसेमाइजेशन से कंप्लीट होती है। ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन करेंगे तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड मिथाइल। ये रेट किस पे डिपेंड करता है, ये रेट डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होगी उसी पर आपके SN1 की रेट डिपेंड करेगी। अगर 3 डिग्री से भी स्टेबल कोई कार्बोकैटायन आ जाता है जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो तो उसकी स्टेबिलिटी, उसका SN1 रिएक्टिविटी ऑर्डर और भी ज़्यादा होगा। तो ये बातें हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। इस पे ऑर्डर पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड दिए हुए हैं गिवन क्वेश्चन में और आपको ऑर्डर में उनको अरेंज करना है SN1 रिएक्शन के अकॉर्डिंग। तो ये आपका ऑर्डर रहेगा, 3 डिग्री विल बी द मोस्ट रिएक्टिव, देन सेकेंड 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। बात करें SN2 मैकेनिज्म की, तो SN2 मैकेनिज्म अगेन S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक एंड 2 फॉर बायमोलिकुलर। तो बायमोलिकुलर का मतलब क्या हो गया, अगेन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप जो है उसमें 2 स्पीशीज इन्वॉल्व होंगी। कौन सी होती हैं वो 2 स्पीशीज, रेट इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड बोथ। दोनों की कंसंट्रेशन पर हमारे
SN2 रिएक्शन की मैकेनिज्म की रेट डिपेंड करती है। क्या होता है इस रिएक्शन में, देखिए ये हमारे पास CH3X है, इस पर एक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, या मैं लिख दूं OH- ही अटैक कर रहा है, और अब हमें प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करना है। मिथाइल हैलाइड लिया है CH3Cl, ये हमारा CH3 ग्रुप है और ये Cl है, इस पर न्यूक्लियोफाइल OH- का अटैक है। तो ये रिएक्शन हमारी एग्जांपल है SN2 का। क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल है हमारे इस कार्बन पर बैक साइड से अटैक करेगा। बैक साइड से अटैक करेगा क्यों, क्योंकि देखो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से ही क्यों अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल इटसेल्फ नेगेटिव है, ये हमारा हैलोजन भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज के साथ है, तो इस साइड से अटैक करेगा तो दोनों के बीच में रिपल्शन हो जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा बैक साइड से अटैक करता है और एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। क्या बनी, एक ट्रांजिशन स्टेट बनी। इस स्टेट में क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन, नया बॉन्ड बन रहा है और बॉन्ड ब्रेकिंग। कार्बन और क्लोरीन या कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में बॉन्ड बन रहा है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों कैसे हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन अकरिंग, और इस स्टेप को हम बोलते हैं कंसर्टेड स्टेप। कंसर्टेड स्टेप, इट मीन्स सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो रही है जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मेशन साथ में हो रहा है, कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है। और Cl और कार्बन के बीच में जैसे ही बॉन्ड टूट जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल ये एज अ लिविंग ग्रुप अलग हो जाएगा और हमारा न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। ये हमारा प्रोडक्ट बन गया जो है हमारा मेथेनॉल। और इस प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन, इस प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन सबस्ट्रेट के कॉन्फ़िगरेशन में रिवर्स होता है। इट मीन्स जो हमारी SN2 रिएक्शन है वो हमेशा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन से कंप्लीट होती है अगर हमारा हैलाइड ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर हमारा हैलाइड ऑप्टिकली एक्टिव है तो SN2 रिएक्शन हमेशा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन से कंप्लीट होती है। तो ध्यान रखने वाली बातें वापस से एक बार रिपीट कर लेते हैं। SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर, वाई बायोमोलिकुलर, बिकॉज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में 2 स्पीशीज इन्वॉल्व होती हैं। इट मीन्स रेट डिपेंड करती है न्यूक्लियोफाइल और एल्किल हैलाइड दोनों की कंसंट्रेशन पे। रेट हो गई आपकी रिएक्शन हो गई सेकेंड ऑर्डर, क्योंकि 2 स्पीशीज की कंसंट्रेशन पे डिपेंड है। इस रिएक्शन में एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों साथ में हो रहे हैं, या ये रिएक्शन कंसर्टेड स्टेप के थ्रू फॉरवर्ड आगे बढ़ती है। इस रिएक्शन में हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव एल्किल हैलाइड का इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और एसेमाइजेशन क्या होता है अभी हम नेक्स्ट सेगमेंट में कवर करेंगे, तो इतना आपको ध्यान रखना है। ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर की बात है तो इसमें ऑर्डर होता है आपका मिथाइल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे टुवर्ड्स SN2, देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो SN1 में जो आपने ऑर्डर देखा था उसका जस्ट रिवर्स हमारे पास ऑर्डर है। ऐसा क्यों है, क्योंकि SN1 में तो हमने कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बेसिस पे ऑर्डर आता है, जितना ज़्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उतना उसके बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी और उस रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा होगी। SN2 रिएक्शन में ये ऑर्डर क्यों आता है, SN2 रिएक्शन में इस ऑर्डर का रीज़न है, देखिए कि न्यूक्लियोफाइल हमेशा बैक साइड से अटैक कर रहा है। तो अगर टर्शरी एल्किल हैलाइड लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, क्राउडिंग। SN2 मैकेनिज्म हमेशा स्टेरिक ओरिएंटेशन के रेस्पेक्ट में होता है। अगर इस कार्बन पर हमारे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है तो हमारे मिथाइल हैलाइड जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएंगे, और जो स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा वाले कंपाउंड हैं टर्शरी एल्किल हैलाइड वो लीस्ट रिएक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि हमारे न्यूक्लियोफाइल के लिए उस स्टेरिक सेंटर पे उस स्टीरियो सेंटर पे अटैक करना अप्रोच करना मुश्किल हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा SN2 का ऑर्डर हमारा मिथाइल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो ये आपके बेसिक डिफरेंस हैं दोनों के बीच में।
इसी के साथ जब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो इसके साथ में हमारे पास एक सेगमेंट आ रहा है स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो SN1 एंड SN2 पढ़ी है उनका स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट क्या होता है, कि वो अल्टीमेटली उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या कहती है। अगर हमें इसे समझना है तो उससे पहले हमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझना है। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको एज अ डेफिनेशंस याद करनी है और स्टीरियोकेमिस्ट्री के एस्पेक्ट से इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो हम इसको समझ लेते हैं, जो टर्म्स हमारे काम आएंगी, बार बार हम इनसे इंटरेक्ट करेंगे। तो हमारे पास एक टर्म आ रही है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अभी मैंने आपको बोला कि इफ वी आर टेकिंग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड SN2 ऑलवेज अकम्प्लिश विद SN2 ऑलवेज अकम्प्लिश विद इन्वर्जन और SN1 ऑलवेज अकम्प्लिश विद रेसिमाइजेशन। तो क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। तो सर्टेन कंपाउंड्स रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। कुछ कंपाउंड्स हैं जो पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को रोटेट कर देते हैं। ये है हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब अगर मैं इसको किसी कंपाउंड में से पास करूं तो ये जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी, अब या तो वो लेफ्ट साइड या राइट साइड में रोटेट हो जाती है। तो वो जो कंपाउंड जिसमें से पास होने के बाद इस लाइट का रोटेशन हो गया इधर लेफ्ट साइड और राइट साइड, वो कंपाउंड क्या है हमारा ऑप्टिकली एक्टिव। वो कंपाउंड जिसके पास पावर है, टेंडेंसी है टू रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। अब आता है कि पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। ठीक है, कंपाउंड तो समझ में आ गया, सॉल्यूशन समझ में आ गया जो लाइट को या पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को रोटेट कर देंगे। अब क्वेश्चन आता है कि पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। पोलराइज्ड लाइट होती है वो लाइट जो एक प्लेन में वाइब्रेट करती है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये ऑर्डिनरी लाइट है, ये सभी डायरेक्शन में या सभी प्लेन्स में वाइब्रेट कर रही है। ठीक है, अगर हम इसको निकोल प्रिज्म से पास ऑन करेंगे, हम इसको निकोल प्रिज्म से पास करेंगे तो अब ये ऑर्डिनरी लाइट सिर्फ एक प्लेन में वाइब्रेट करेगी। इस लाइट को हम बोलेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ऑर्डिनरी लाइट को हमने निकोल प्रिज्म से पास करके क्या बना दिया है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। नाउ इट विल वाइब्रेट ओनली अ सिंगल प्लेन। वो एक्स भी हो सकता है, वो वाई भी हो सकता है, वो जेड भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब लाइट हमारी एक ही प्लेन में वाइब्रेट कर रही है। इस लाइट को हमने ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस में से पास किया। वो सब्सटेंस, वो जादूगर जो हमारी इस लाइट के प्लेन को क्या कर देगा, रोटेट कर देगा। तो ये ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस अब इस लाइट के प्लेन को या तो राइट साइड में या लेफ्ट साइड में रोटेट कर देगा। इस टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल रोटेशन, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और अगर वो कंपाउंड राइट साइड में रोटेट कर रहा है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेफ्ट साइड में कर रहा है तो लीवो रोटेटरी। ठीक है, अब ये जो रोटेशन हुआ, प्लेन पोलराइज्ड लाइट राइट साइड में या लेफ्ट साइड में जो रोटेट हुई है, तो कितने एंगल का रोटेशन हुआ, कितने डिग्री का रोटेशन हुआ, उस रोटेशन को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम बोल रहे हैं पोलरीमीटर। द इंस्ट्रूमेंट विच measures the angle by which the plane polarized light is rotated। ठीक है, तो उसको हम मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज करेंगे वो है हमारा पोलरीमीटर। ये बेसिक डेफिनेशन है। आगे चलते हैं, और भी बहुत सी डेफिनेशंस हैं। डेक्स्ट्रो रोटेटरी अभी मैंने बताया। इफ द कंपाउंड रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू द क्लॉकवाइज और राइट साइड तो हम उसे बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। उसको हम शो करेंगे डी से या पॉजिटिव साइन से, स्मॉल डी और पॉजिटिव साइन। इसी तरीके से अगर वो लेफ्ट डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड में या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ, हम उसे बोलेंगे लीवो रोटेटरी। हम उसे सिंबल देंगे स्मॉल एल और नेगेटिव साइन। ये रहा स्मॉल एल और नेगेटिव साइन। प्लस और माइनस आइसोमर, ऐसे प्लस और माइनस आइसोमर का एक जो मिक्सचर है उसको हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर, और इंडिविजुअली इस प्लस और माइनस आइसोमर को हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स, और फिनोमिनन को बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, अगर कोई कंपाउंड
क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ऑप्टिकल रोटेशन शो कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे वो दोनों आपस में ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं और उस फिनोमिनन को क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। डी प्लस एल माइनस, डी डेक्स्ट्रोरोटेटरी, एल लीवोरोटेटरी। अगर इन दोनों का इक्वल मिक्सचर बन जाए, इन दोनों का एक इक्वल मिक्सचर बन जाएगा तो हम उसको बोलेंगे रेसिमिक मिक्सचर। अ मिक्सचर containing two enantiomer in equal proportion which have zero optical rotation presented by DL और प्लस माइनस, उसे हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, तो अलग अलग होंगे तो डी और एल कहेंगे, बट अगर इक्वल मिक्सचर बन गया तो हम उसको बोलेंगे रेसिमिक मिक्सचर। दूसरी टर्मिनोलॉजी हमारी जो आती है, ये तो हमने इंस्ट्रूमेंट और रोटेशन से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी ले ली, अब आती है मॉलिक्यूलर एसिमेट्री, कायरलिटी एंड इनेंशियोमर्स। बेसिक डेफिनेशंस हैं, पढ़ लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन किसे कहते हैं? जब मैंने बोला कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, तो कॉन्फ़िगरेशन है क्या भला? द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम, किसी भी कार्बन या किसी भी एटम के अराउंड उसकी वैलेंसीज से जो एटम्स जुड़े हुए हैं उनका 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट हम कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन। सो द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम इज टर्म्ड एज कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है एसिमेट्रिक कार्बन। अगर किसी कार्बन की चारों वैलेंसीज, ऑल द सब्स्टिट्यूएंट्स, चारों वैलेंसीज क्या होती हैं, अलग अलग एटम या ग्रुप ऑफ एटम से सेटिस्फाइड होंगी तो हम उसको बोलते हैं एसिमेट्रिक कार्बन और स्टीरियो सेंटर। इफ ऑल द सब्स्टिट्यूएंट्स attached to central carbon are different, the resulting molecule will lack of symmetry and this is termed as asymmetric carbon। और ये जो asymmetric कार्बन है या स्टीरियो सेंटर है या कायरल कार्बन है, it makes the non superimposable mirror image, it makes the नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। अगर हम उसके आगे एक मिरर रख दें और वो जो इमेज बन रही है उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखें, एक दूसरे के ऊपर, ये हाथ हमारे एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। अगर मैं इस इमेज को इसके ऊपर लाऊं तो अगर मेरे लेफ्ट हैंड राइट हैंड को बिल्कुल क्या कर दे, कवर कर दे, एग्जैक्टली उसके ऊपर आ जाए तो वो कैसी आ जाएगी, सुपर इम्पोजेबल। बट अगर वो उसको पूरा हाइड नहीं कर पा रहा है, पूरा कवर नहीं कर पा रहा है, इट मीन्स इट इज नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो अगर कोई कंपाउंड क्या बनाता है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाता है तो हम उसको बोलते हैं कायरल कार्बन। ओके, और अगर सुपर इम्पोजेबल इमेजेस बनेंगी तो हम उसको बोलेंगे एकिरल कार्बन। ठीक है, बेसिक टर्मिनोलॉजी है, डेफिनेशन है। ये डायग्राम आप देख सकते हैं, हमारे हैंड दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। अगर हम उनको ओवरकम करना चाहें तो एक दूसरे को हाइड नहीं करते हैं, सुपर इम्पोज नहीं होते हैं। तो नॉन सुपर इम्पोजेबल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको बोलते हैं कायरल ऑब्जेक्ट्स, और जो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाते हैं उनको बोलते हैं हम एकायरल ऑब्जेक्ट्स। डेफिनेशन आती है इनेंशियोमर्स। अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बनती हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनती हैं तो हम उन स्टीरियो आइसोमर्स को बोलते हैं इनेंशियोमर्स। ओके, और अगर सुपर इम्पोजेबल बन जाएंगी तो डेफिनेटली उनको हम इनेंशियोमर्स नहीं बोलेंगे, वो सिंपल मिरर इमेजेस और एकिरल ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगी। अब जो हमारे डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी थे वो एक दूसरे के इनेंशियोमर हैं, क्योंकि क्या करते हैं, वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बनाते हैं। डेक्स्ट्रो और लीवो का इक्वल मिक्सचर, इक्विमोलर मिक्सचर को हमने बोला रेसिमिक मिक्सचर, जो मैं अभी आपको बता चुकी, और हम उसको शो करते हैं डीएल और प्लस माइनस से। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इनेंशियोमर इनटू रेसिमिक मिक्सचर। ओरिजिनली आपका कंपाउंड डी आइसोमर था, बट आफ्टर द रिएक्शन वो कैसा बन गया, रेसिमिक मिक्सचर। तो वो प्रोसेस क्या हो गई, रेसिमाइजेशन। ओरिजिनली आपका कंपाउंड एल आइसोमर था, बट आफ्टर द रिएक्शन वो बन गया रेसिमिक मिक्सचर। तो कंपाउंड के दो प्रोसेस क्या हो गई, रेसिमाइजेशन। तो प्रोसेस, जिस प्रोसेस से हम डी या एल आइसोमर को कन्वर्ट करते हैं रेसिमिक मिक्सचर में, उसको हम बोलेंगे रेसिमाइजेशन। एक टर्म और आती है रिटेंशन, अ प्रोसेस बाय विच द रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम इज मेंटेन्ड। अगर ओरिजिनल डी कॉन्फ़िगरेशन था और उसका कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज रहा तो हमने उसको बोला रिटेंशन।
अगर L कॉन्फ़िगरेशन था आफ्टर द प्रोसेस, आफ्टर द केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी वो वही रहा, तो हम बोलेंगे रिटेंशन। अगर D का L बन गया, L का D बन गया, तो हम उसको बोलेंगे इन्वर्जन। ये आपके पास एक सैंपल क्वेश्चन है, देखिए, कंसीडर द 3 टाइप्स ऑफ रिप्लेसमेंट। यहाँ से देखते हैं हम, ये हमारे पास एक कंपाउंड है, ठीक है, ये हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें हम X को रिप्लेस करेंगे Y से। ओके, X को रिप्लेस कर रहे हैं Y से। ये हमारे पास प्रोसेस 1, 2 और 3 प्रोसेस हमारे पास आ रही है। हम X को रिप्लेस कर रहे हैं Y से। X को हमने Y से रिप्लेस किया, यहाँ पर हमारा Y आ गया। अब देखिए स्टूडेंट, X जो ओरिजिनल सबस्ट्रेट है उसका और आपके प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको सेम लगता है तो वो होगा रिटेंशन, और अगर ओरिजिनल सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो गया है तो वो है इन्वर्जन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका ओरिजिनल कंपाउंड है, यहाँ से ये आपका ओरिजिनल कंपाउंड है, इसमें हमने X को रिप्लेस किया तो ये आपके पास प्रोडक्ट A बना। तो ये आपके सबस्ट्रेट के सिमिलर है, इसका कॉन्फ़िगरेशन आपके सबस्ट्रेट के कॉन्फ़िगरेशन के सेम है, तो ये प्रोसेस कैसी है, रिटेंशन। क्यों? क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सबस्ट्रेट इज सिमिलर, इट इज मेंटेन्ड। बट अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया है तो हम उसको क्या बोलेंगे, इन्वर्जन। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ओरिजिनल सबस्ट्रेट है उसके कंपैरिजन में हमारा प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल रिवर्ट हो गया है। अगर हमें A और B प्रोडक्ट का इक्वल मिक्सचर मिल रहा है, 50-50% मिक्सचर मिल रहा है, तो ये प्रोसेस कैसी आ जाएगी, रेसेमाइजेशन। गॉट इट? तो रिटेंशन, इन्वर्जन और रेसेमाइजेशन 3 टर्म्स हैं। तीनों टर्म्स की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। अगर किसी केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में सबस्ट्रेट का कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन रहता है इनटू द प्रोडक्ट तो वो प्रोसेस है रिटेंशन। अगर वो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है तो इन्वर्जन, और अगर आपको दोनों प्रोडक्ट का इक्विमोलर मिक्सचर मिल रहा है तो हम उस प्रोसेस को बोलेंगे रेसेमाइजेशन। इस तरीके के क्वेश्चन आपको आपकी टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे। नेक्स्ट सेगमेंट आता है हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में आपको क्या देखना है, इन रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डी मीन्स रिमूवल। किस किस का रिमूवल होगा, हाइड्रोजन का, हमारे हाइड्रोजन का और हेलोजन का। तो इस रिएक्शन में हमारे हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों का रिमूवल होता है, इसे हम बोलते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, या हम इसको बोलेंगे बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन भी रिएक्शन बोला जाता है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो है इज रिमूव्ड फ्रॉम बीटा कार्बन, हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम बीटा कार्बन। दो चीजें ध्यान रखने वाली हो गई, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन क्यों कहते हैं और बीटा एलिमिनेशन क्यों कहते हैं। अब बात आती है कि रिएक्शन होती क्या है। हमारे पास एक एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड का हेलोजन जिस कार्बन से लगा है उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उसका नेक्स्ट कार्बन है हमारा बीटा कार्बन। हेलोजन जिस कार्बन से लगा है अल्फा कार्बन, उसका नेक्स्ट कार्बन बीटा कार्बन। बीटा कार्बन पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो है बीटा हाइड्रोजन, ठीक है, उस पर जो भी हाइड्रोजन लगी है वो बीटा हाइड्रोजन। अगर हमारे पास ऐसा कोई एल्किल हैलाइड है और उसकी रिएक्शन हम NaOH या KOH, ठीक है, के साथ करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, ठीक है, और इथेनॉल, अल्कोहलिक सॉल्यूशन से अगर हम इस एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं जिसमें हमारे पास बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन से हेलोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे। R CH डबल बॉन्ड CH2,
प्लस H2O प्लस KX। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगी? एल्कीन। So when an alkyl halide with beta hydrogen is treated with concentrated solution of a base in presence of alcohol, halogen from alpha carbon, hydrogen from beta carbon is eliminated and alkene is formed as a product. This reaction is termed as beta elimination or dehydrohalogenation. क्यों dehydrohalogenation? अभी बताया। बीटा एलिमिनेशन क्योंकि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ। यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हेलोजन हमारा टर्मिनल कार्बन पे लगा हुआ है, सिर्फ एक ही एल्कीन हमारे को प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल रही है। एक ही एल्कीन बनने की जब पॉसिबिलिटी हो तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बट अगर हमारे पास ऐसा एल्किल हैलाइड हो जिसमें दोनों साइड में बीटा कार्बन हो, CH3, इट मीन्स हमारा हेलोजन कहाँ लगा है? टर्मिनल कार्बन के अलावा किसी कार्बन पर लगा हुआ है। हमारे पास एक ऐसा एल्किल हैलाइड है जिसमें हेलोजन टर्मिनल कार्बन पर नहीं लगा हुआ है, चेन के एंड्स पे नहीं लगा हुआ है, अदर देन टर्मिनल कार्बन लगा हुआ है। तो इस कार्बन को हमने बोला अल्फा, इसके पास वाला कार्बन हो गया बीटा, तो इस एंड पे ये कार्बन भी क्या है? बीटा। इट मीन्स इस रिएक्शन को अगर हम कराएंगे अल्कोहलिक OH के साथ में, अगर हम इस कंपाउंड को अल्कोहलिक OH के साथ कराएंगे तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, ये वाला बीटा हाइड्रोजन भी जा सकता है और ये वाला बीटा हाइड्रोजन भी जा सकता है। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं प्रोडक्ट। अगर हमारा ये हाइड्रोजन रिमूव होगा तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3 CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। हमने यहाँ से हेलोजन को निकाला और यहाँ से हाइड्रोजन को निकाला, तो यहाँ से इस कार्बन पर एक हेलोजन कम हो गया और यहाँ से एक हाइड्रोजन कम हो गया, हमारे पास बन गई 1 एल्कीन। ठीक है, यही अगर हम इस हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब आ जाते हैं क्वेश्चन कि जब दो रिएक्शंस, दो एल्कीन्स की बनने की पॉसिबिलिटी हो तो हमारी कौन सी एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगी? इसे हम डिसाइड करते हैं सेटजेफ रूल से। सेटजेफ रूल कहता है इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 एल्कीन, अगर किसी एल्किल हैलाइड के बीटा एलिमिनेशन में 2 एल्कीन के बनने की पॉसिबिलिटी हो तो द एल्कीन विच इज मोर सब्स्टिट्यूटेड, द एल्कीन which is more substituted will be the major product and the another will be the minor product। ये more substituted है, कैसे पता चला? जैसे हमने पहले डिसाइड किया था कि आपके डबली बॉन्डेड कार्बन पे नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स जिसके पास ज़्यादा होंगे वो क्या होगी? मोर सब्स्टिट्यूटेड होगी। इसमें डबली बॉन्डेड कार्बन पर सिर्फ एक एल्किल ग्रुप है, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन ही हैं। ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, इसलिए ये मेजर अमाउंट में बनेगी। इसको एक्सप्लेन करने के रूल को हम क्या बोलते हैं? सेटजेफ रूल। तो एलिमिनेशन रिएक्शन क्वाइट इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम में। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन के नाम से आएगी, बीटा एलिमिनेशन के नाम से आएगी, या व्हाट हैपन्स व्हेन एल्किल हैलाइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक OH, किसी भी नाम से आए आपको ये रिएक्शन एक्सप्लेन करनी है। अगर सेटजेफ रूल एक्सप्लेन करना है तब भी आपको यही रूल एक्सप्लेन करना है। इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 एल्कीन्स इन डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, द more substituted alkene or the alkene with more number of alkyl groups will be the major product। Got it? यहाँ तक I think सभी आपको
क्लियर है। आगे चलते हैं, सेटजेफ रूल, ये जो अभी आपको मैंने बताया, द प्रेफर प्रोडक्ट दैट एल्कीन विच इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप अटैच टू द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम विल बी द मेजर प्रोडक्ट। अभी आ जाते हैं रिएक्शन विद मेटल्स पर। रिएक्शन विद मेटल्स में अगेन हमारे पास कार्बन, ये हमारे पास एल्किल हैलाइड है और हम इसकी मेटल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। वो मेटल हमारे पास है जनरल ड्राई ईथर की प्रेजेंस में मैग्नीशियम। तो हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है दैट इज RMgX। इट इज ऑलरेडी टर्म्ड एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे बनती है? व्हेन एल्किल हैलाइड इज ट्रीटेड विद मैग्नीशियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, alkyl magnesium halide is formed, that is termed as Grignard reagent. रिएक्शन विद मेटल में हमारे पास एक और रिएक्शन है। अगर हम 2 मोल एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम मेटल की प्रेजेंस में कराते हैं ड्राई ईथर, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है एल्केन और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। तो अगेन ये एक नेम रिएक्शन है, क्वाइट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और आपके लिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है फॉर द कन्वर्जेंस एंड आइडेंटिफाई ABC। इस रिएक्शन में कैसा क्वेश्चन आ सकता है? आपको एल्केन गिवन हो सकती है, आपको एल्किल हैलाइड प्रेडिक्ट करना आ सकता है, या एल्किल हैलाइड दिया होगा और आपको एल्केन प्रेडिक्ट करनी आ सकती है। बाय नेम भी शॉर्ट नोट और इलस्ट्रेशन में ये रिएक्शन आती है। रिएक्शन ऑफ 2 मोल्स ऑफ एल्किल हैलाइड with sodium metal in presence of diether results into formation of alkane. It is termed as Woods reaction. ओके, तो यहाँ पे 2Na हम लेंगे, 2NaX हमें मिल जाएगा, ये बाय प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट आपका एल्केन है। इट इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिक एल्कीन। अगर आप 2 अलग अलग एल्किल हैलाइड लेंगे तो क्या होगा? आपको मिक्सचर ऑफ एल्केन्स मिलेगा विच इज नॉट प्रिफर्ड इन Woods reaction। नेक्स्ट हम मूव करते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोएरिन्स। केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोएरिन में भी हमारे पास 3 कैटेगरी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और रिएक्शन विद मेटल्स। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगेन SN रिएक्शंस हैं। हम देखते हैं कि हेलोएरिन्स में कैसे होती है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कैरेक्टरिस्टिक 5 रिएक्शंस के बारे में देखेंगे, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फिडलक्राफ्ट, अल्काइलेशन और एसाइलेशन। थर्ड कैटेगरी रिएक्शन विद मेटल्स। लेट्स स्टार्ट इट। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हेलोएरिन्स की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस लेस रिएक्टिवली होती हैं। ये हेलो एल्केन के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव होती हैं। क्यों? उसका रीजन आपके पास क्वेश्चन आता है कि व्हाई हेलोएरिन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन कंपैरिजन टू हेलो एल्केन्स। तो आपको 3 रीजन लिखने हैं, रेजोनेंस इफेक्ट, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन एंड इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटायन। रेजोनेंस इफेक्ट में आप देखिए, अगर आप क्लोरोबेंजीन ले रहे हैं, सिंपल एग्जांपल में क्लोरोबेंजीन का क्या है? +M इफेक्ट है। +M इफेक्ट के कारण क्या करेगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस शो करेंगे। रेजोनेंस शो करेंगे तो हमारे कार्बन और क्लोराइड के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा और इस कैरेक्टर के कारण क्या होगा? डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण हमारा ये बॉन्ड ब्रेक करना मुश्किल होगा। देखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है, इट मीन्स आपका CX बॉन्ड, जो कंपाउंड में CX बॉन्ड है, उसका ब्रेकिंग ज़रूरी है। तो ये बॉन्ड अगर सिंगल है, जैसा कि हेलो एल्केन में है, तो सिंगल है तो इसको तोड़ना आसान है। अगर इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, ये बॉन्ड डबल हो गया, तो हमें पता है कि डबल बॉन्ड की ब्रेकिंग एनर्जी ज़्यादा होती है, डबल बॉन्ड को तोड़ने में हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो आप इसमें लिखेंगे ड्यू टू +M इफेक्ट ऑफ क्लोरीन और हेलोजन द CX बॉन्ड, द CCl बॉन्ड और CX बॉन्ड एक्वायर्स डबल बॉन्ड कैरेक्टर एंड विच इज डिफिकल्ट टू ब्रेक in comparison to CX bond in haloalkanes.
दूसरा रीजन आ जाता है डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन CX बॉन्ड। अगेन यहाँ पर हमारे देखिए ये हेलो एल्केन है, ये कार्बन हमारा sp3 हाइब्रिडाइज है, ये हमारी हेलो एरीन है, ये कार्बन हमारा sp2 हाइब्रिडाइज है। अगेन sp3 और sp2 हाइब्रिडाइज में बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ये बॉन्ड लेंथ लार्जर है 160 पिकोमीटर है, ये हमारी बॉन्ड लेंथ छोटी है डिफिकल्ट टू ब्रेक। तो अगेन वही रीजन आपके पास आ गया कि CX बॉन्ड को तोड़ने में यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि ये बॉन्ड छोटा है, और यहाँ पर हमारे बॉन्ड बड़ा है तो उसको तोड़ने में कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तीसरा कैरेक्टर आ जाता है इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कीटाइन, कि अगर आप C6H5Cl में से Cl को निकालोगे और C6H5 प्लस बनाओगे जो हमारा फिनाइल कीटाइन है, तो ये कैसा है, अनस्टेबल है, इसीलिए इसके फॉर्मेशन को प्रेफर नहीं किया जाता है। इट इज लेस लाइकली, दैट्स व्हाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोएरिन्स अकर्स लेस प्रायोरिटी और दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स दिस रिएक्शंस। एग्जाम्पल में देख लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन जब हम कराते हैं NaOH के साथ, तो ये रिएक्शन हमारी होगी 623 केल्विन पे और 300 एटमॉस्फेयर पे। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा कि हमें बहुत हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होगी, कंडीशंस हम इतनी विग्रस रखेंगे तभी जाके हमारा क्लोरोबेंजीन का क्लोरीन रिप्लेस होगा OH ग्रुप से, ओके, और हमें प्रोडक्ट मिलेगा फिनॉल। ये रिएक्शन हमारे पास है। अगर इस रिएक्शन में इसमें हम लगा दें NO2 कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं लाइक NO2, तो रिएक्शंस क्या हो जाएंगी, बहुत इजीली हो जाएंगी। देखिए ये हमारा क्लोरोबेंजीन है, इसकी पैरा पोजीशन पे मैंने लगा दिया NO2, तो अब ये रिएक्शन मैं कैरिड आउट करा सकती हूँ 443 केल्विन पे। रिएक्शन कंडीशंस लेस विग्रस हो गई। यही अगर मैंने इसमें एक और NO2 लगा दिया ऑर्थो पोजीशन पर भी, तो अब ये रिएक्शन मेरी हो जाएगी 368 केल्विन पे, और अगर मैंने एक और NO2 लगा दिया तो अब ये रिएक्शन किसके साथ हो जाएगी, वार्म वाटर के साथ। क्यों हो रहा है ऐसा, कि जब भी आप क्लोरोबेंजीन में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दोगे तो नाउ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैन बी कैरिड आउट क्वाइट इजीली। इजीली क्यों होगा, क्योंकि जो अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपने ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगाए हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे, और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक ईजी हो जाएगा। ओके, मेटा पोजीशन पर ऐसा नहीं होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को अगर आप मेटा पोजीशन पे लगाओगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जनरल आपके पास रिएक्शन है 5, जो मैंने आपको बताई कि नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन, 5 पांडव हैं, 5 रिएक्शंस हैं, हमें वो याद रखनी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जनरल। अब एक क्वेश्चन कैरी होता है यहाँ पे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन्स, हेलोएरिन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन के कंपैरिजन में बहुत धीरे होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो Cl है उसका हमारा -I इफेक्ट होता है +M से ज़्यादा। +M काम करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने का, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेशन का, बट -I काम करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करने का। तो इसीलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए -I इफेक्ट क्या हो जाता है, एक ऑपोजिट फैक्टर हो जाता है, कॉन्ट्राडिक्टिव फैक्टर हो जाता है, और इसीलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोएरिन्स की बेंजीन के कंपैरिजन में ड्रास्टिक कंडीशन में होती है। उसका रीज़न आपको यही लिखना है, ड्यू टू -I इफेक्ट ऑफ Cl। कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। ये Cl है, क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं हेलोजिनेशन, इट मीन्स हेलोजन से कराएंगे हम
लुईस एसिड की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा हमारे पास ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं वो ऑर्थो पैरा पे मिलेंगे। तो देख लेते हैं क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। हमने इसका Cl पे कराया, तो ये Cl पे, पैरा पे और ऑर्थो पे। यही अगर हम नाइट्रेशन कराएंगे कंसंट्रेट HNO3 प्लस H2SO4 के साथ अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा ऑर्थो पैरा पे नाइट्रो ग्रुप के साथ में। ये Cl और हमारा पैरा पे आ गया NO2 ग्रुप और ऑर्थो पे आ गया NO2 ग्रुप। तो ये आपके दो प्रोडक्ट बन गए ऑन नाइट्रेशन। इसी तरीके से अगर हम इसका सल्फोनेशन कराएंगे कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में, तो क्या हो जाएगा, वही ऑर्थो और पैरा पे हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ये पैरा ऑर्थो पे और ये साथ में ClSO3H, ये हमारा पैरा पे। तो ये हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन प्रोडक्ट कैसे हैं हमारे, ऑर्थो और पैरा पे जाके इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देगा। इसी तरीके से दो रिएक्शन और रह गई हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। ये हो गया क्लोरीन और हम इसकी करा रहे हैं फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन। फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काइलेशन में आप रिएक्शन कराओगे RX के साथ में, और अगर आप एसिल हैलाइड के साथ कराओगे तो फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन। क्या हो जाएगा, ये हमारी बेंजीन रिंग, इस पे ये हमारा क्लोरीन और इसकी ऑर्थो पोजीशन पे आके लग गया हमारा R। साथ ही ये हमारी बेंजीन रिंग, इस पे ये क्लोरीन और पैरा पोजीशन पे आके लग गया R, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट। सिमिलरली अगर हम एसाइलेशन कराएंगे ये Cl और हमारे ऑर्थो पोजीशन पे लग गया RCO ग्रुप, और अगर हमने इसका ये Cl और पैरा पोजीशन पे लग गया RCO ग्रुप, तो हमारे पास बेंजीन रिंग में सब्स्टिट्यूशन हो गया एल्किल और एसिल ग्रुप का। तो ये हो गई फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन। कॉमन रिएक्शन है, आप 11th में भी पढ़ चुके हैं। सिर्फ क्लोरीन के कारण आपको देखना है कि क्लोरीन आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो यहाँ पे आपको ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो ध्यान रखने वाली बात है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट मिलेंगे, बट ये सारी रिएक्शन बेंजीन के कंपैरिजन में ड्रेस्टिक कंडीशन में होगी बिकॉज ऑफ -I इफेक्ट ऑफ क्लोरीन। रिएक्शन विद मेटल्स की बात करते हैं। अभी वुड्स रिएक्शन की थी, 2 एल्किल हैलाइड लिए थे। अब करते हैं फिटिग, 2 एरिल हैलाइड लेंगे। 2 एरिल हैलाइड लिए, सोडियम के साथ रिएक्शन कराई इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमारे क्या बन गए, बाय एरिल। बायफिनाइल और बाय एरिल आपके बन गए। यही अगर हमने एक एल्किल हैलाइड लिया जैसा वुड्स में लिया था, यही हमने एक एरिल हैलाइड लिया जैसा हमने फिटिग में लिया, और साथ में हमने 2 सोडियम ले लिए तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या आ गया, एल्किल बेंजीन प्लस NaX। तो वुड्स रिएक्शन 2 एल्किल हैलाइड, ओनली 2 एल्किल हैलाइड, सोडियम मेटल ड्राई ईथर। फिटिग रिएक्शन 2 एरिल हैलाइड, ये क्या है, एरिल हैलाइड। और अगर आपने एक एल्किल और एक एरिल लिया है और उसकी सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, तो हमें मिले एल्किल बेंजीन और रिएक्शन को नाम दिया हमने वुड्स फिटिग। तो इस तरीके से ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट होती है। लास्ट सेगमेंट ऑफ चैप्टर पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स। फर्स्ट बात, द डेफिनेशन, कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन 1 हेलोजन एटम। एक से ज्यादा हेलोजन जिनके पास है उन्हें हम बोलेंगे पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स। स्पेसिफिक पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स हमारे एनसीईआरटी में मेंशन है, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, ट्राइआयोडोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, फ्रेऑन्स और पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन या DDT।
इन सब के हमारे स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स वगैरह कोर्स में नहीं है, सिर्फ इनका एडवर्स इफेक्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये केमिकल तो है ही, अब इनके एडवर्स इफेक्ट हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2। देखो, यूज में अगर लिखना है तो सॉल्वेंट है, पेंट रिमूवर है, ये ऐसे यूज आ जाएगा। एडवर्स इफेक्ट में देखेंगे तो स्किन पे इसका एडवर्स इफेक्ट है। अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट है, बहुत कम टाइम के लिए कांटेक्ट है तो रेडनेस आएगा, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए कांटेक्ट है तो इचिंग आएगी। ठीक है, अगर स्किन के बजाय एक्सपोजर है, मेथिलीन क्लोराइड पे या डाइक्लोरोमेथेन पे एक्सपोजर टू दिस सॉल्यूशन है, तो अगर आप बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक्सपोजर हुआ है तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर एक्सपोजर लॉन्ग है तो नंबनेस आएगी, नंबनेस इन द फिंगर्स, टोज, आपको डिजीनेस आएगी, नोजिया फील होगा, तो इस तरीके का आ जाएगा। इसके साथ में अगर आई के साथ में कॉन्टैक्ट है, आई के साथ में कॉन्टैक्ट है तो इट कॉजेज बर्निंग ऑफ कॉर्निया, इट कॉजेज बर्निंग ऑफ कॉर्निया। तो ये क्वाइट डेंजरस है और ये आपका MCQ का एक क्वेश्चन भी है कि विच पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स कॉजेज बर्निंग ऑफ कॉर्निया व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद आइस। नेक्स्ट हम ले लेते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का यूज जो आजकल लेटेस्ट है वो R22 फ्रियोन के प्रिपरेशन में है। उसके अलावा इसका क्लासिकल यूज है वो एनेस्थेटिक के फॉर्म में है। एक रीजनिंग का क्वेश्चन आपका इस पर बनता है, वो आता है कि व्हाई इट इज स्टोर्ड इन अ डार्क कलर्ड बॉटल। डार्क कलर्ड बॉटल में इनको स्टोर क्यों करते हैं? डार्क कलर्ड बॉटल्स में हम इनको स्टोर करेंगे टू अवॉइड ऑक्सीडेशन। अगर हम उसको वहां स्टोर नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? इट विल फॉर्म अ क्वाइट डेंजरस गैस दैट इज फॉस्जीन और कार्बोनिल क्लोराइड। ओके, तो ये इसके फॉर्मेशन को अवॉइड करने के लिए हम क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर्ड बॉटल में स्टोर करते हैं, अदरवाइज लाइट की प्रेजेंस में ये ऑक्सीडाइज हो जाएगी फॉस्जीन में, विच इज अ पॉइजनस गैस। ओके, इसके बाद आ जाता है हमारा आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म हमारा यूज होता है एंटीसेप्टिक की फॉर्म में, बिकॉज इट हैज अ टेंडेंसी टू लिबरेट आयोडीन। आयोडीन लिबरेशन के कारण इसका यूज है एंटीसेप्टिक के फॉर्म में। नेक्स्ट आ जाता है CCl4, जिसे हम यूज करते हैं प्रोपेलेंट के फॉर्म में, और इससे पहले वो यूज होता था एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर के फॉर्म में भी वो यूज होता था। CCl4 का एक्सपोजर जो है वो लिवर कैंसर का भी रीजन है। इट कॉजेज लिवर कैंसर एंड हार्ट बीट को भी ये अफेक्ट करता है। तो दो आपके पास सीवियर इफेक्ट आएंगे, लिवर कैंसर का रीजन है और हार्ट बीट को अनकंट्रोल ये करता है। तो इन केमिकल्स में एक्सपोजर में जो आपको ध्यान रखने वाली बात है, ये आपके एस्पेक्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं, वो आपको यहाँ ध्यान रखने हैं। इसके बाद है फ्रियोन्स। फ्रियोन्स की डेफिनेशन है क्वाइट इंपॉर्टेंट, दैट क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ऑफ मीथेन एंड इथेन CH4 एंड C2H6 के क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑफ मीथेन एंड इथेन आर टर्म्ड एज फ्रियोन्स। और इनका यूज कहाँ होता है? एयर कंडीशनर्स में और रेफ्रिजरेशन में। रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनर में यूज होते हैं, क्यों? क्योंकि इजीली लिक्विफाई हो जाते हैं। व्हाई दे आर यूज्ड इन दैट? बिकॉज वो इजीली लिक्विफाई गैसेज हैं, हम उनको इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं, इसलिए वो एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेशन में यूज होते हैं। और एडवर्स इफेक्ट है कि स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन डिप्लीशन का रीजन है। ओजोन की लेयर को डिप्लीट करने का काम करते हैं, क्योंकि ये वो चेन रिएक्शन इनिशिएट करते हैं जो ओजोन की लेयर को डिप्लीट करती है। इसके बाद हमारे पास एक है जो कंपाउंड बचता है, वो है हमारा DDT। DDT इज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड।
बहुत इंपॉर्टेंट इंसेक्टिसाइड है और मलेरिया के इरेडिकेशन में, इंडिया में मलेरिया के इरेडिकेशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसलिए अब इसका जो यूज है वो अवॉइड होता है और कई जगह बैन हो गया है। कहाँ स्टोर होता है? फैटी टिश्यू में स्टोर होता है। ध्यान रखने वाली बातें, नाम है डाइक्लोरो डाइफिनाइल पैरा डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये हमने इथेन के 2 कार्बन लिए, 3 क्लोरीन लगा दिए, ट्राइक्लोरोइथेन बन गया। अब डाइफिनाइल ग्रुप लगा दिया, ये आ गया डाइफिनाइल, इसकी पैरा पोजीशन पे लगा दिया Cl, ये एक और फिनाइल और इसकी पैरा पोजीशन पे Cl। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर बन गई। तो इसकी स्ट्रक्चर भी क्वाइट इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में आपको बनानी आ जाती है। इंसेक्टिसाइड के फॉर्म में यूज होता है, मलेरिया लार्वा के इरेडिकेशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसीलिए इसका यूज अब कई जगह बैन हो गया है। बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में कहाँ जाके स्टोर होता है? फैटी टिश्यू में जाके स्टोर होता है। यहाँ तक पढ़ने के बाद हम काफ़ी कुछ इस चैप्टर के बारे में समझ ही गए हैं। लेट्स सी कि आप कितना इस चैप्टर को समझ पाए हैं। कुछ सैम्पल क्वेश्चंस ले लेते हैं टू ट्रेन योर ब्रेन। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट एग्जांपल। ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन एयर एंड सनलाइट प्रोड्यूसेस अ पॉइजनस गैस नोन एज। अभी मैंने आपको बताया था द पॉइजनस गैस दैट इज COCl2 और फॉस्जीन। तो क्लोरोफॉर्म सनलाइट की प्रेजेंस में या ऑक्सीडाइज होकर कौन सी गैस बनाते हैं? फॉस्जीन गैस बनाते हैं, जो कैसी है? पॉइजनस गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन ऑफ इनेंशियोमेरिकली प्योर किरैल एल्किल हैलाइड गिव्स अ प्रोडक्ट। SN1 रिएक्शन में अगर हम ऑप्टिकल कंपाउंड ले रहे हैं तो हमारे को SN1 रिएक्शन में किस तरीके का प्रोडक्ट मिलेगा? विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन? नो। विद इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन? नो, क्योंकि ये हमको SN2 में मिलता है। विद रेसिमाइजेशन? यस। विद पार्शियल रेसिमाइजेशन? मोर एक्यूरेट पार्शियल रेसिमाइजेशन होता है, बट आपकी NCERT तक सिर्फ रेसिमाइजेशन का ही टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। ट्रेन योर ब्रेन में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विद Cl2। क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विद Cl2, ये क्लोरोबेंजीन है, इसकी Cl2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं इन FeCl3, प्रेजेंस ऑफ FeCl3। तो हमें ऑर्थो और पैरा क्लोरोबेंजीन मिल रहे हैं। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? ये रिएक्शन किस टाइप की है? ये रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? नो। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन? नो। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन? नो। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? यस। अभी हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये एग्जांपल देखा था। हेलोजिनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इन एज एग्जांपल ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड कौन से कंपाउंड होते हैं? जिन पे 2 सेम हैलोजन एडजेसेंट कार्बन पर होते हैं। 2 सेम हैलोजन एडजेसेंट कार्बन पर होते हैं। अगर ये मेरा कार्बन है तो अगर हैलोजन एटम इन दोनों कार्बन पर एडजेसेंट कार्बन पर प्रेजेंट हैं तो मैं इसको बोलूँगी विसिनल डाइहैलाइड। तो हम यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं। डाइक्लोरोमीथेन, तो ये हमारा मीथेन है, ये Cl, Cl, H और H। एक ही कार्बन पर दोनों है? नहीं। 1,2 डाइक्लोरोइथेन, ये रहा 1,2 डाइक्लोरोइथेन, तो ये आपके पास एग्जांपल ऑलरेडी आ गया। एथिलीडीन क्लोराइड, इट इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ, यहाँ पे H और इट इज द एग्जांपल ऑफ जेम डाइहैलाइड, जहां पर एक ही कार्बन पर दोनों हैलोजन्स होते हैं। एलिल क्लोराइड बिल्कुल अलग कैटेगरी, डबल बॉन्ड के एडजेसेंट कार्बन पर हमारा हैलोजन लगा हुआ है, तो ये भी आपका विसिनल नहीं है। बाकी दोनों एग्जांपल जेम के हैं, तो आपका आंसर है B, 1,2 डाइक्लोरोइथेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रिफर्ड टू प्रिपेयर एल्किल
क्लोराइड फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से अगर हमें एल्किल क्लोराइड बनाना है तो हमारे पास ये चॉइस है, इनमें सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड चॉइस कौन सी होती है? मैंने आपको बताया था, अगर हमारे पास अल्कोहल से एल्किल क्लोराइड बनाना है तो SOCl2 इज़ द बेस्ट मेथड, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड और HCl गैसियस होने के कारण रिएक्शन मिक्सचर में से एस्केप आउट हो जाते हैं। तो यूजिंग SOCl2 इज़ द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर द एल्किल क्लोराइड फ्रॉम द अल्कोहल्स। सो आज के इस चैप्टर में बच्चों यहीं तक। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमने उसको कवर करने की कोशिश की है, फिर भी बहुत सी रिएक्शंस हैं जिनकी आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आज का गुरु मंत्र यही है कि देखिए, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर पड़त निशान। इट मीन्स प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अगर एक पत्थर पर बार बार आने से रस्सी पत्थर पर निशान पड़ा सकती है, तो आप भी बार बार प्रैक्टिस करके इस सेगमेंट को या ऑर्गेनिक रिएक्शन के जो डरावना सेगमेंट आपको लगता है, उस सेगमेंट पर अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हैं। सो कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग टू गेट द more and more score in your board. Thank you very much.